नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है। सो बच्चों, एग्जाम बहुत नजदीक है। परसों ही हमारा इंग्लिश का एग्जाम है और मुझे पता है कि आप लोगों ने सब प्रिपेयर तो कर ही लिया होगा, बट फिर भी होता है कि एक क्विक रिवीजन हो जाए ना, तो बस हमको लगे कि हाँ, हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमको सब कुछ आता है। तो वही क्विक रिवीजन आपके लेके आई हूँ मैं। और जैसे बच्चे कहते हैं मैं मैराथन लेके आई, मैराथन लेके आइए। ओके, बहुत सारे बच्चों ने थोड़ी नाराजगी भी दिखाई मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट सबके रीड करती हूँ, रिप्लाई देने का समय नहीं मिलता, क्योंकि अगर रिप्लाई दूंगी तो आपके लिए कंटेंट को बनाऊंगी मैं। तो मुझे कुछ बच्चे बोलते भी कि मैं बड़ी बेकार हूँ क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं देती। मैं रिप्लाई देती हूँ पर जैसे समय मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वेल, अब मेरी प्रायोरिटी है आपको कंटेंट पहुंचाना। रिप्लाई तो मैं वैकेशन में आपको बैठ के देती रहूंगी। तो चलिए, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फटाफट से हम आज के मैराथन में कर रहे हैं फर्स्ट राइड के चैप्टर्स का कंप्लीट रिवीजन। और ये वाला रिवीजन देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर जो पूरा चैप्टर का समरी दिया है ना, वो टॉपिक वाइज दिया है कि अगर आपको एक टॉपिक जब बताऊंगी ना, तो अगर उसके रिलेटेड आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन भी आएगा ना, तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे हम सबको पता है कि पहला चैप्टर बड़ा आसान सा है, लेटर टू गॉड, और ये सबको पता ही है, नो डाउट। तो फिर देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो हमें पता है कि ये चैप्टर, राइटर का नाम लिखोगे तो 1 मार्क मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बट 2 मार्क के क्वेश्चन में अगर आप राइटर का नाम लिख देते हैं ना, तो जैसे कि अगर आपके पीछे की तरफ थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है क्या, तो आपको मतलब एक हाफ एंड 1 मार्क मिलने के चांसेस बहुत अच्छे से वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। तो इट्स जस्ट अ सजेशन। तो वेल, जो स्टोरी है लेटर टू गॉड, वो किन्होंने लिखी है? G.L. फिंटिस ने लिखी है। और यहाँ पे हमें पता है कि वो जो लेंचो है, उनका जो अटूट विश्वास है भगवान के ऊपर, ठीक है, उसके बारे में पूरी कहानी है। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं बेटा? तो जैसे एक कैरेक्टर है लेंचो, लाइक मेन कैरेक्टर तो यही, सीधी सी बात है। ये एक पुअर फार्मर है हु लिव्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली। ठीक है, तो हिल के ऊपर एक कुटियासी बनाई हुई, क्रेस्ट मतलब कि ऊपर की तरफ, ठीक है, कुटियासी बनाई हुई छोटा सा घर है, वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, वो तो हमें पता ही है। और बड़े प्यारे से हैं। उनका उनका अगर पूछे कि भाई गिव द कैरेक्टर ऑफ लेंचो, तो बड़े इनोसेंट है, होपफुल है, आशावादी है, ओके, केयरिंग है और रिस्पॉन्सिबल है। केयरिंग क्यों? क्योंकि अपनी फैमिली के प्रति उनको जो टेंशन हो रहा था कि अब पूरे साल भर क्या खिलाऊंगा मैं उनको, तो केयरिंग है, रिस्पॉन्सिबल है, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर दूसरे एक मजेदार इंसान है, पोस्ट मास्टर। ठीक है, पोस्ट मास्टर इमोटू से, ठीक है, अ फैट एमिएबल फेलो हु हेल्प लेंचो टू रिटेन हिज फेथ इन द गॉड। ठीक है, हमें पता है कि उन्होंने काफी मदद की, और ताकि उनका लेंचो का विश्वास जो है वो भगवान से ना टूटे, और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो लेंचो को दिया एज अ चैरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द गॉड। फिर पोस्ट मास्टर के जो एम्प्लॉयज है, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ये थर्ड कैरेक्टर यहाँ पे है। इनका रोल बहुत कम है, बट दे ऑल्सो गिव द इम्पैक्ट। ओके, सो पीपल हु हेल्प लेंचो ऑन द पोस्ट मास्टर्स कॉल, तो सबने बताया, ठीक, अब सबने बताया ना कि पोस्ट मास्टर ने बुलाया था, सब वो लेंचो के खत को देखकर काफी हंस रहे थे। देन उन्होंने सोचा कि नहीं, उनको उसकी जरूरत है, तो हम उनको मदद कर लेते हैं। फिर भी इन सबको लेंचो ने क्या बोला था? लेंचो कॉल देम द बंच ऑफ क्रुक्स। ये वर्ड बहुत यूटिलाइज होता है, ठीक है, कभी आंसर में लिखो ना और ये वाला शब्द लिख के आओगे ना, बंच ऑफ क्रुक्स, तो मतलब ये सब चीजें देखकर, ये सब वोकेबुलरी देखकर आपको धड़ 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 मार्क्स मिलते जाएंगे। चलिए, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। देखो आपके सामने है, मैंने चैप्टर को सेक्शंस में डिवाइड करके रखा हुआ है ताकि मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो जरा सी भी। ओके, तो शुरू करते हैं। अब क्या है बच्चा इसके अंदर? जैसे कि पहला है लेंचोस होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। अब स्टार्टिंग चैप्टर की तो यही होती है, क्योंकि फार्मर है, ठीक है, फार्मर है, तो उस हिसाब से वो, जैसे हमने डिस्कस कर लिया, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। हिज वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। ठीक है, पूरी जगह में उनका अकेले का ही घर था। एंड हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, पूरी की पूरी जो मकई है ना, वो अच्छे से पक चुकी थी। जो जैसे कि खेती नीचे थी, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ रह रहे थे, तो बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ उनकी पूरी खेत जो है वो नजर आता था। एंड ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ गुड रेन, कि बस अभी बारिश गिर जाए और थोड़ा सा पकना हो जाए मेरा जो क्रॉप है, और फिर उसको हार्वेस्ट करके मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, अपनी फैमिली को अच्छे से मैं पूरे साल भर खिला सकता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ? ये पहला पॉइंट। अब हुआ क्या? टर्निंग ऑफ लेंचोस होप इनटू डिस्पेयर। अब क्या हुआ? जो उसकी उम्मीद थी वो चकनाचूर हो गई। क्यों? कैसे? अब लेंचो का होप था ना कि स्टार्टिंग में कि भाई ये बारिश का सीजन है तो बारिश आएगी, ओके, एंड बेसिकली इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर ना। तो सपर मतलब क्या होता है बेटा? डिनर। सपर मतलब क्या होता है? डिनर। ठीक है, तो डिनर के टाइम पे बारिश स्टार्ट भी हुई। जब बारिश स्टार्ट हुई तो बड़े खुश खुश हो गए लेंचो जी, करे यार बस बस अब तो बारिश आ गई। ठीक है, इट इज वो उनके अंदर ना एक होप आ गया कि अब तो मस्त मेरा फील्ड जो है वो ग्रो करेगा। एंड ही वॉज एक्सट्रीमली टू सी दैट,
ही कंपेयर्ड, देखना अब मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ मैं, ठीक है। ही कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदे थे उसको किसका कंपेयर किया, सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। फिर उसके अंदर 5 पैसों ऐसे कुछ कॉइन्स का डिस्कशन किया था, आई मीन कंपेरिजन किया था। तो उन्होंने अपनी वाइफ से ये कहा कि ये जो बारिश की बूंदे हैं ना, खाली बूंदे नहीं है, ये सिल्वर कॉइन्स हैं, क्योंकि वहीं से तो उनका पूरा घर चलेगा। बट सून हिज जॉय टर्न इनटू डिस्पेयर एज द रेन चेंज इनटू द हेलस्टोन्स, ठीक है। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगे, तेज होते होते बहुत ज़्यादा तेज हो गई और लिटरली बर्फ़ के गोले गिरने लग गए, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो क्रॉप है, जो पूरी फसल है, वो बेकार हो गई। द फील्ड हैड बीन कवर्ड विद द स्नो, पूरी की पूरी जो पूरी खेत था ना, वो पूरा स्नो के हिसाब से कवर्ड हो गया, ऐसे ऊपर से ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरा का पूरा नमक जो है, वाइट नमक पूरा का पूरा बिछ गया है। और यहाँ पे लेंचो की जो कहते हैं ना, लेंचो निराश हो गए, ठीक है, वो टेंशन में आ गए। अब क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली को खिलाना है उनको। अब क्या हुआ, अब उसके बाद लेंचो ने क्या किया, जितना भी है ना, लेंचो को एक ज्ञान था, ठीक है, एक चीज़ थी कि कुछ भी हो ना, ठीक है, भगवान सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी आप मेहनत कर रहे हो बेटा, तो आप मेहनत करो, भगवान सबकी मेहनत देखेंगे, और जिसकी जो मेहनत है, जो आपने कर्म करोगे, आपको वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं, बस अपना कर्म करो। तो सिमिलरली यहाँ पे लेंचो को भी कुछ ज्ञान था उस टाइम पे। सो द लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, और उसका पूरा का पूरा जो क्रॉप था, पूरी की पूरी फसल तो खराब हो गई, ठीक है। फिर भी आज हम होते हैं ना बेटा, तो हमारे साथ थोड़ा सा भी कुछ घटना घटती है ना नेगेटिव, तो हम दोष नहीं देते, भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं, पता नहीं क्या बिगाड़ा हमने भगवान का, ये वो, हम लिटरली मतलब उनके साथ झगड़ा करते हैं भगवान के साथ, ठीक है। बट ये सब होने के बावजूद भी वो भगवान को दोषी नहीं मान रहे हैं, उनको नहीं कह रहे हैं, फिर भी उनका जो अटूट विश्वास है ना भगवान के ऊपर, वो नहीं गिरा। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप, उल्टा उन्होंने यही सोचा कि बस अब मेरा आखिरी उम्मीद जो है वो गॉड है, वो भगवान है। और इसके लिए उन्होंने भगवान को लेटर लिखा। अब देखो, भगवान को लेटर लिखना, वो हम लोग OMG वाली मूवी थी ना, ठीक है, जहाँ पे परेश रावल जी टू गॉड, तो सब भगवान को लेटर लिख रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने भी लेटर लिख दिया, और उन्होंने भगवान से क्या कहा, ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोस। कितने पैसोस? 100 पैसोस। अच्छा, ऐसे नहीं कि मैं बैठ के खिलाऊंगा। बेसिकली लेंचो वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है। इनको एक्चुअली ऑक्स ऑफ एनिमल से कुछ नाम भी उनको दिया हुआ था, मैं भूल गई ठीक है। तो बेसिकली ऑक्स क्या होता है ना, वो जो पूरी खेत में पूरा हल चलाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है वो एनिमल, ठीक है। तो उनसे इनको कंपैरिजन किया गया। तो ये उन्होंने 100 पैसों कोई आराम की जिंदगी बिताने नहीं बोला था, उल्टा उन्होंने इसके लिए बोला दैट ही कैन सो हिज फील्ड अगेन, ठीक है। फिर से मैं अपनी फसल उगाऊंगा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा जब तक, ठीक है, नया क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट कर पाऊँ। तो इस उम्मीद में उन्होंने गॉड को लेटर लिखा कि अगर आप मुझे मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली जो है वो हंगर, भूख के मारे मर जाएगी। अब ये लेटर देने गए पोस्ट ऑफिस में, है ना। अब क्या हुआ, तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर का रिएक्शन आता है, ठीक है। तो जब लेंचो का लेटर पूरा रीड किया गया, सो द पोस्ट मास्टर लाफ्ड बट सून ही रियलाइज, ठीक है, पहले तो हंसी आई, सबको हंसी आती है ना कि क्या बेवकूफ इंसान, भगवान को कौन खत लिखता है। बट जब अब पोस्ट मास्टर थोड़े से विजडम थे उनके अंदर, तो उन्होंने सोचा कि इतना ज़्यादा विश्वास भगवान के अंदर, और इनका जो विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से ही हेल्प लेंचो विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जहाँ पे उन्होंने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे इकट्ठे किए और टोटल उनके पास बने 70 पैसोस, ओके। एंड वो एनवेलप में डाल दिया, और उन्होंने जब नेक्स्ट संडे को आए थे लेंचो, तो उन्होंने थमा दिया कि ये रहा आपका, ठीक है। अब इसके जब लेंचो ने जब वो लेटर खोला ना, तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ठीक है। क्यों? लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही सॉ 70 पैसोस इन द एनवेलप, क्योंकि उन्होंने भगवान से डिमांड की थी 100 पैसोस की, ओके। पैसोस जैसे हम लोग रुपीस कहते हैं ना बेटा, वैसे वहां पे पैसोस चलता है, ठीक है। तो पैसोस इज द नेम ऑफ द करेंसी, मैं एंड में आके बता रही हूँ आपको, ओके, 100 पैसोस। बट अब सोचो, ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैंने तो 100 मांगते, उन्होंने 70 भेजे। उल्टा उनको ये था कि भगवान ने सारे भेजे होंगे, ये लोग चोर हैं, उन्होंने मेरे पैसे लूट लिए, ओके। सो ही डिड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड डू सो एंड सेंड लेस मनी, सो ही डिसाइडेड टू राइट लेटर अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी। अब यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया गॉड से, डू नॉट सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू द लेटर, ठीक है, लेटर के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है ना, दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है, एंड हु माइट हैव स्टॉलन, ठीक है, जिन्होंने मेरे पैसे जो है वो चुरा लिए हैं। तो सोचो, लोगों पे भरोसा नहीं है, बट वो
वो जो भगवान जिनको उन्होंने देखा नहीं है उन पे अटूट भरोसा के भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। इन लोगों ने मेरे पैसे चुराए हुए हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पूरा टॉपिक वाइज दिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर रिएक्शन आफ्टर रीडिंग द लेंचोस लेटर, आपके पास सिंपल आंसर आ गया। क्या बोलते हो? ठीक है, आपके पास अगर ऐसा है क्वेश्चन, ओके, व्हाई डिड लेंचो गेट एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी, आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपको ऐसे लंबा पैराग्राफ नहीं दिया, मैंने आपको सेक्शन वाइज दिया ताकि मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ फटाफट। अगर आपको देखना है तो 1.5x पे वीडियो देख लेना, जल्दी से खत्म भी हो जाएगा, टाइम भी ना वेस्ट हो। ओके, वैसे मैं आपका टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ, बट बहुत कीमती, एक मिनट काफ़ी कीमती है हमारा। तो अब चैप्टर 2 की बात करते हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसमें से, तो प्लीज़ अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेल, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी की, और उन्होंने खुद ने ही लिखा है। तो अब कैरेक्टर कौन कौन से है इसके अंदर? तो मेन कैरेक्टर यहाँ पे आपको मिलेंगे नेल्सन मंडेला, मेन तो वही है। फिर जैनानी उनकी डॉटर, ओके, थाबो मबेकी, वो है फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और मिस्टर डेक्लर्क, ओके, ये है सेकंड डेप्यूटी। तो ये कैरेक्टर्स हैं। थोड़ा सा मैं रीड कर लेती हूँ उसके बारे में तो आपको आइडिया आ जाए बच्चा। ओके, तो बेसिकली नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिन्होंने अपने हक के लिए, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, अपने अपने उनके जो समुदाय था, ठीक है, ब्लैक पीपल का, उनके लिए उन्होंने किया। और सीधी सी बात है, आप कभी फ्रीडम की लड़ाई लड़ोगे ना तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। वो फ्रीडम के लिए न जाने कितनी बार आपकी फ्रीडम छीनी जाती है, और न जाने कितने दर्द से आपको गुजरना पड़ता है। तो सेम जैसे हम लोग हमारे भगत सिंह और इन सब की कहानियाँ सुनते हैं, सेम विद द नेल्सन मंडेला ऑल्सो। जैनानी जो नेल्सन मंडेला जी की बिटिया थी, ओके, डॉटर, हु अकम्पनीड मंडेला इन द इनॉग्रेशन, वो इनॉग्रेशन के दिन पे उनके साथ थी और वही उनके सबसे ज़्यादा करीब थी। फिर आते हैं थेबो मबेकी, जो फर्स्ट डेप्यूटी याद करना, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और वो भी मंडेला के काफ़ी करीब थे। फिर मिस्टर डेक्लर्क, ये सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। तो एक तो प्रेसिडेंट हुए नेल्सन मंडेला जी, फिर उनके नीचे कौन आ गए? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जिसका नाम है थाबो मबेकी, और फिर उनके नीचे कौन आ गए? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जिनका नाम है मिस्टर डेक्लर्क। ठीक है, चलो अब चैप्टर की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये चैप्टर की शुरुआत होती है इनोग्रेशन वाले पॉइंट से। तो चलो, अब इनोग्रेशन कब हुआ था? इट वॉज द 10th मई, द डे ऑफ द ओथ, विथ अ ब्राइट एंड शाइनी सन। ठीक है, मतलब कि अच्छा खासा दिन था, सूरज की किरणें थी, पूरा आसमान जो था वो नीला था। ठीक है, मतलब कंप्लीट सनी डे था, 10th मई का दिन था ये। नेल्सन मंडेला वॉज सपोज टू टेक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका. A large number of leaders all from around the world had gathered to be the witness of the swearing ceremony of Nelson Mandela as the first black president. ठीक है, ये इतिहास गवाह है कि साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति जो थे वो नेल्सन मंडेला, जो खुद ब्लैकिश कलर के थे। और ये इतिहास के अंदर जब इनोग्रेशन हो रहा था, तो ये इतिहास सिर्फ इसी के लिए दर्ज नहीं है, ये इतिहास में इसके लिए भी दर्ज है कि पूरी दुनिया भर से जो लीडर्स थे, कहीं के प्रेसिडेंट थे, कहीं के प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी इस समारोह में वहाँ पे मौजूद थे। कभी भी कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है तो सारे के सारे वर्ल्ड के लीडर्स नहीं आते हैं, एंड दैट वाज द हिस्ट्री। ओके, द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन अ बिग ओपन बिल्डिंग in the Pretoria where the first democratic non-racial government was to be installed. ठीक है, तो नाम याद करना बिल्डिंग का बेटा, नाम याद करना। ओके, वो जो जहाँ पे सेरेमनी प्लेस की गई थी, अब इतने सारे लोग थे तो सिंपल सी बात है, कोई छोटे से कॉन्फ्रेंस रूम में तो होने से रहा नहीं, तो एक बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ी सी एक एरिया जो थी वो उन्होंने ली थी, और ओपन एरिया, और वो कहाँ पे लिया था? ओके, प्रेटोरिया में, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ रही थी, वो भी कैसी? नॉन रेशियल, कोई भेदभाव नहीं, ठीक, कलर को लेकर कोई भेदभाव नहीं। अब क्या हुआ जब ये सेरेमनी स्टार्ट हुई ओथ लेने की? नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जैनानी। ओके, मिस्टर डेक्लर्क वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टुक ओथ एज अ सेकंड। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी ओथ लिया था तो हमेशा कैसे होता है ना, जैसे लाइक सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप एंड देन विनर, ऐसा आता है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो मिस्टर डेक्लर्क जो थे वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, तो पहले उन्होंने ओथ लिया, फिर ओथ लिया किसने? मिस्टर थाबो मबेकी ने, ओके, एज अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर नेल्सन मंडेला वाज द लास्ट पर्सन हु स्वॉर एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका।
ही प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ओथ लिया है तो ओथ में क्या होगा कि मैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी गरिमा को कायम रखूंगा, ठीक है। सो ही प्लेस टू ओबे, उनको ओबे करूंगा और जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी गरिमा को कायम रखूंगा, और मैं अपनी जिंदगी, ओके, आई डिवोट माई सेल्फ हिमसेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द पीपल, ठीक है। मैं लोगों के हित में अपनी जिंदगी जो है वो पूरी गुजार दूंगा। और ही ऑल्सो प्रॉमिस टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, ठीक है। उसके अलावा जो, अब देखो बेटा, जब किसी भी देश में कोई फ्रीडम की लड़ाई होती है ना, फ्रीडम फॉर एनीथिंग, ठीक है, तो सीधी सी बात है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गोलीबारी होता है, ठीक है, खून खराबे होते हैं, बिजनेसेस लॉस होता है, तो देश वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है, तो पॉवर्टी आ जाती है। तो उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपने नेशन को खाली रेशियल सिस्टम से नहीं, खाली कलर के भेदभाव से नहीं, मैं पॉवर्टी से, डेप्रीवेशन, सफरिंग और जो भी जिस तरीके भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उन सब से मैं मेरे देश को आज़ाद कर दूंगा, ये उन्होंने ओथ में बोला, ठीक है। और जब ये हुआ, ओके, व्हेन मंडेला हैड टेकन ओथ, जब उन्होंने ओथ खत्म किया तो साउथ अफ्रीका जेट्स, अब ये ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री पावर ने क्या किया था, साउथ अफ्रीकन जेट्स डिस्प्लेड द मिलिट्री पावर, ठीक है। तब वो कहते हैं ना हम लोग आर्मी के जो प्लेन होते हैं, ठीक है, जेट प्लेन्स, ठीक है, तो वो इस तरीके से आर्मी लोगों ने उड़ाए। इट शोड द लॉयल्टी ऑफ द मिलिट्री टू द डेमोक्रेसी, और ये एक तरीके का उनको सिंबॉलिक था कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे लॉयल है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री से हम लॉयल है। तो ये एक तरीके का वादा मिलिट्री जो है वो नेल्सन मंडेला को कर रहा है थ्रू दिस कंप्लीट जेट का जो उन्होंने डिस्प्ले किया था। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम, ही रिकाउंटेड दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर्स बिफोर, ठीक है। अब जो हाईएस्ट मिलिट्री जो चीफ जनरल होते हैं, ठीक है, उन्होंने उनको सैल्यूट किया, और तब वो ना रिकाउंट मतलब कि रिकॉल कर रहे हैं कि यही वो लोग थे, ठीक है, यही वो लोग थे, न जाने कितने साल पहले इन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था, मुझे जेल में बंदी बना के रखा था, और आज यही लोग जो है वो मुझे सलाम ठोक रहे हैं। अब यहाँ पे सलामी प्रेसिडेंट बन गए उसका तो है ही है, बट ठीक है, जो विचार नेल्सन मंडेला जी लेके अपने देश के प्रेसिडेंट बन रहे हैं वो विचारों को भी वो सैल्यूट मार रहे हैं कि ऐसे विचारधारा वाले इंसान, ठीक है, साउथ अफ्रीका में पहली बार आए हैं। इट वॉज फॉलोड बाय द प्लेइंग, अब उसके बाद ये हो गया, फिर नेशनल एंथम, सीधी बात है वो सेरेमनी एंड करने के लिए नेशनल एंथम को गाया जाता है। अब यहाँ पे दो नेशनल एंथम थे, ठीक है, ब्लैक के लिए अलग था, व्हाइट के लिए अलग था। अब व्हाइट वालों को तो अपना नेशनल एंथम याद था, बट जो ब्लैक वालों का नेशनल एंथम था वो व्हाइट वालों को याद नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी गाया ही नहीं, ठीक है, उनको तो जो पहले से थे वही चल रहा था। अब उनका क्या नेशनल एंथम था, द व्हाइट नेशनल एंथम वॉज द नकोसी सिकेल आई अफ्रीका, ये याद कर लेना, जो बहुत पुराना सॉन्ग है। और ब्लैक वालों का क्या था, डायस्टेम द न्यू सॉन्ग विच मार्क द एंड ऑफ द सेरेमनी, इस तरीके। तो पहले व्हाइट वालों का किया गया, उसके बाद फिर ब्लैक वालों का किया गया। अच्छा, अब ना यहाँ पे मंडेला जी कह रहे हैं कि मैं व्हाइट वालों को ऐसे नहीं कि अब ना उन्होंने हमें नीचा दिखाया था इसके लिए हम भी उनको नीचा दिखाएंगे, नहीं, उन्होंने बोला कि दोनों रेशियल्स को उतनी ही इज्जत मिलेगी और उतना ही सम्मान मिलेगा इस देश के अंदर। इसके लिए व्हाइट वालों का भी नेशनल एंथम गाया गया और ब्लैक वालों का भी गाया गया, ठीक है। इस तरीके से उनको एक सुरक्षा प्रोवाइड, मतलब उनको वचन दे रहे हैं कि आप इस देश में सुरक्षित रहेंगे, हम आपके साथ अत्याचार नहीं करेंगे जैसे हम लोगों के साथ आपके लोगों ने किया था, ओके। अब क्या होता, अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, अब पूरी थोड़ी कहानी बता रहे हैं यहाँ पे। नेल्सन मंडेला reminisces about the days gone by which will soon be the part of the history where the whites had performed a system of racial dominance against the black. It was the basis of the harsh societies which is now overturned. He says that policy of apartheid created a deep and lasting wound on his country and its people. Now it's a system that recognizes the rights and freedom of all the people. Okay, तो नेल्सन मंडेला जी सारी बातें जो है वो याद कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो दिन थे, ठीक है, और वो दिन ऐसे थे जहाँ पर जो वाइट लोग थे, वाइट पीपल थे, उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाया था कि वो हमेशा सुप्रीमेसी में रह रहे थे और ब्लैक वालों को हमेशा नीचे रखा गया था, ना उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं, ठीक है। वी आर द वाइट दैट्स व्हाई वी आर सुप्रीम, यू आर द ब्लैक दैट्स व्हाई यू आर इन द इंफीरियर कैटेगरी। और इस तरीके से जो एक सोसाइटी में जो एक नफरत, एक हार्शनेस पैदा हो गई थी, अब वो सब खत्म हो गया। वो ये भी कह रहे हैं कि जो पॉलिसी है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन की, ये पॉलिसी जो है वो हम जो लोग हैं, जो हम ब्लैक पीपल है, हमारे दिलों में न जाने कितनी गहरी छाप छोड़ के रखी हुई है, क्योंकि न जाने कितने लोगों के पापा, न जाने कितने कितने लोगों के जो प्यार करने वाले लोग जो है वो इस युद्ध में मारे गए होंगे। तो वो जो दुख है ना, वो हमसे कभी कोई मतलब कभी वो दुख कभी कम हो ही नहीं सकता है। बट
अब ये सिस्टम है कि अब ना हमें हमारा हक और हमारा फ्रीडम चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पे हमने लिया है और हमने वो लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत से और स्ट्रगल से हमने अपने लिए फ्रीडम हासिल किया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ द मंडेला regretted the loss of thousands of people and remembered their sacrifice for the freedom from discrimination. He thought of himself as a sum of all the African patriots who sacrificed their lives before him. He was pained that he could not thank them. ठीक है, तो अभी वो दिन पे जब वो अपनी स्पीच दे रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि हमारे न जाने कितने हज़ारों लोगों ने अपना जीवन जो है वो इसमें समर्पित कर लिया, सेक्रीफाइस कर लिया हम लोगों को आज़ादी दिलवाने में, यही भेदभाव की आज़ादी में से हमको निकलवाने में। एंड ही थॉट, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि आज मैं इस जगह पर हूँ, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पा रहा हूँ कि आपकी वजह से ही मैं भी ये लड़ाई जो है वो लड़ पाया हूँ। एंड आई एम नॉट द इंडिविजुअल, मैं उन सब के जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, उन सब ने जो मेहनत की है ना, वो पूरे मेहनत का जो रिजल्ट है वो लाइक सम, ठीक है, सम मतलब कि मैंने उन सब की जो मेहनत है उनकी जो भी ज़िंदगी मैंने सेक्रीफाइस मैंने बेकार नहीं जाने दिया, और उनका आज वो अगर ऊपर होंगे तो खुश हो रहे होंगे कि फाइनली हमारा जो फ्रीडम के जो हम लड़ाई लड़ रहे थे वो हम लोगों ने पार कर दी। ही रिकॉल द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक, अब कुछ नाम उन्होंने लिए थे, ओलिवर टम्बोस, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथिली, यूसुफ दादूस, ऐसे कुछ नाम थे। एंड दीज वर द मैन ऑफ द अनकॉमन करेज, ठीक है, ऐसे आलतू फालतू नहीं, मतलब क्या हिम्मत होगी उनकी, ठीक है, जो उन्होंने वाइट वालों के साथ सामना किया है। विजडम एंड द जेनरोसिटी। ही सेड दैट द कंट्री इज रिच इन मिनरल्स बट इट्स ग्रेट वेल्थ इज द पीपल। कोई भी कंट्री है ना पैसे वाली हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसमें मिनरल्स होंगे, बट कंट्री वही वेल्दी होती है जिसके पास बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। जिस देश में बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, वो देश जो है वो हमेशा तरक्की करता है। तरक्की करना मतलब वेल्दी, पैसा होना, पैसा इज अ डिफरेंट थिंग और वेल्थ इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। पैसा चीज़ों के लोगों के अंदर घमंड लाता है, वेल्थ लोगों को कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में वो बताता है। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। गुडनेस एंड ड्यूटीज ऑफ मैन। The author says that being black and or white is not the token of your goodness or superiority. उन्होंने बोला कि सफ़ेद होना या काला होना, सफ़ेद और काले का कलर जो है वो आपको ये टोकन नहीं देता है, ठीक है, कि आप ना गुड हो या सुपीरियर हो। भाई सफ़ेद है, जो इंसान गोरा है मतलब कि वो अच्छा है, वो सुपीरियर है, ये आपको कोई टोकन नहीं देता है, ठीक है। कलर से कभी भी आपकी पर्सनैलिटी को जज नहीं किया जा सकता है। No one is born hating other. People should love one another which comes without force as it's natural and that is the essential goodness. अब ये वही कह रहे हैं कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसके मन में कभी नफरत होती ही नहीं है। आज जब बच्चों आप देख लो आपके आसपास जो भी छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, ठीक है, 1 साल के 2 साल के, वो किसके साथ भी खेलेंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता है कि वो दूसरा वाला जो बच्चा है वो काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, जो भी है वो खेल लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो हमारे अंदर वो चीज़ें डाली जाती है, वो नफरत डाला जाता है। कोई भी बच्चा जो है, कोई भी इंसान जो है वो हमेशा प्यार से, ठीक है, प्यार करना सीखता है। और प्यार, लव इज द नेचुरल फीलिंग। आप कभी भी किसी को प्यार करना नहीं सिखा सकते, पर आप किसी को भी नफरत करना जरूर सिखा सकते हो, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं। अ मैन हैज़ टू परफॉर्म ड्यूटीज टू हिज फैमिली, कम्युनिटी, कंट्री विच ही डिडंट सी इन हिज कंट्री बिफोर ही पुश्ड हिमसेल्फ टू फाइट फॉर द ब्लैक्स, ठीक है। एक आदमी जब पैदा होता है तो उसके लिए क्या क्या ड्यूटीज है, उसकी ड्यूटी, उसका जो फर्ज रहता है वो अपनी फैमिली की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ, अपने देश की तरफ। पर जब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था तब ये सब मैंने कभी देखा ही नहीं था, और यही चीज़ प्राप्त करने के लिए हमने और हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी एंड फ्रीडम के लिए, कि हमारा भी इक्वल अधिकार है जैसे वाइट पीपल्स का है। अ ब्लैक मैन वॉज पनिश्ड A black man was punished if he tried to live like a human being and forced to live apart from his own people. So he was not allowed to perform his duties to his family. हमारे साथ इतना अत्याचार होता था कि हम लोगों को एक इंसान की तरह भी जिंदगी जीने के लिए नहीं दिया जाता था। अगर हम हमारे परिवार की कदर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो हमें हमारे परिवार से दूर किया जाता था कि नहीं, तुम अपने परिवार के लिए तुम्हारा कोई फर्ज बनता ही नहीं, मतलब उनका परिवार के लिए भी वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। इस तरीके से उनके ऊपर जो था वो लिटरली अत्याचार किया जाता था। तो
अब फ्रीडम है क्या? मंडेला जी ने लास्ट की स्पीच में फ्रीडम को क्या एक्सप्लेन किया है? तो एज अ किड मंडेला हैड डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। अब वो कह रहे कि फ्रीडम का मायना मेरे लिए धीरे 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 बदलता गया कि एज ओके फॉर बीइंग फ्री एज ही वांटेड टू रन। अब बेसिकली जब वो बच्चे थे, ठीक है, तो बच्चे बच्चे के लिए आज आपको मैं फ्रीडम की बात बोलूँ, आप क्या बोलोगे? पूरा दिन मोबाइल चलाने दो, ठीक है, रात को घूमने दो, ये मतलब हमारे लिए फ्रीडम वो हो जाएगा। मम्मी पापा टॉन्ट मारते कि मोबाइल साइड में रखो, ये कर लो, वो तो हमको लगता है कि क्या बंदिश है यार, लगता है ना, ठीक है। तो फ्रीडम हर एक के लिए, आज मेरे लिए फ्रीडम कुछ अलग होगी, आपके लिए अलग होगी, हमारे दादा दादी के लिए फ्रीडम कुछ अलग होगी, ठीक है। तो एज के हिसाब से फ्रीडम बदलती जाती है। तो कह रहा है कि जब मैं बच्चा था ना, तो मेरे लिए फ्रीडम क्या था कि मैं बस खेत में जाऊं, घूमूं, ठीक है, दौड़ लगाऊं और रात को बस बाहर ऐसे घूमता रहूं। एज ही ग्रू ओल्डर ही वॉन्टेड द फ्रीडम ऑफ द लाइवलीहुड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। जब वो बड़े हुए तो उनके लिए फ्रीडम था कि बस मुझे इतना काम करने दो, इतने पैसे कमाने दो कि मैं अपने घर वालों का ध्यान रख पाऊँ। बट सून ही रियलाइज्ड दैट सच फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। फिर को लगा कि ये तो एक सेल्फिश तरीका है, या ये तो भ्रम है, ठीक है, ये एक इल्यूजन है। अगर मैं फ्रीडम की बात करूंगा, सो ही रियलाइज दैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु लुक्ड लाइक हिम आर नॉट फ्री, ठीक है, जो इसकी तरह दिखते हैं वो ब्रदर सिस्टर की, उनके घर वाले भाई बहन नहीं, यहाँ पे ब्रदर सिस्टर का मतलब है कि उनकी पूरी कम्युनिटी, ठीक है। तो वो जो मेरी तरह दिखते हैं उनको तो कोई फ्रीडम है ही नहीं, वो यहाँ नहीं जा सकते, वो नहीं, मतलब जो भी उस टाइम पे जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो उन्होंने आगे डिस्कस भी किया, जिसकी वजह से उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ज्वाइन किया। ये जो भूख थी ना, ठीक है, ये जो तरफ थी फ्रीडम पाने की, ये दे बिकम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। ये धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई कि अब उनका जिंदगी का एक ही उद्देश्य रहेगा कि बस मुझे मेरे लोगों के लिए आज़ादी लेके ही मरना है, लेके दम लेना है। He desired that everyone should be given the right to live his life, ठीक है। उनका यही था कि भगवान ने पैदा किया, जब भगवान कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं तो आप हमसे क्यों, किस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? हमारा अधिकार, हम ये हमारा अधिकार है, हम पैदा हुए कि हम हमारी जिंदगी इज्जत से जी सकते हैं, रेस्पेक्ट से जी सकते हैं। He wanted the oppressor and oppressed to be liberated। इनका ये भी नहीं है कि भाई आप अत्याचारी, आप हम पे अत्याचार कर रहे हो। उनका ये था कि दोनों के दोनों मुक्त हो जाने चाहिए, जो अत्याचार कर रहा है ना वो भी। क्यों? क्योंकि आज देखो, आज अगर मम्मी आपको डांटती हैं, समझो, ठीक है, तो मम्मी तो उसके पहले तो उनका भी खून उबलता है ना, वो पूरा गुस्से में आ रहा है, तो आपको समझो कि 20 मिनट उन्होंने नोटिस किया क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो पहले गुस्सा आएगा, देख कैसे कर रहा है, बैठा हुआ है, कल एग्जाम है, कुछ कर नहीं रहा। पहले तो वो 20 मिनट खुद को गुस्सा दिलवाएंगी, फिर आपके ऊपर गुस्सा निकालेंगी। तो पहले तो खुद को उन्होंने गुस्सा दिलवाया, पहले तो खुद का उन्होंने खून जलाया ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, जो अत्याचार करता है ना, तो वो भी एक ना पिंजरे में कैद है, वो नफरत वाले पिंजरे में कैद है, तो वो भी आजाद हो जाए। और जो अत्याचार सहन कर रहा है ना, जिसको जो क्यों सहन कर रहा है, उसको भी, उसकी भी गलती को अत्याचार नहीं सहन करना चाहिए, वो भी आजाद हो जाए। तो यही है फ्रीडम का सही मान्य, यही है। एज नो वन इज फ्री इफ, ठीक है, कोई भी अगर किसी का फ्रीडम छीनता है ना, तो कोई वो इंसान भी फ्री नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ना, वो एक इनविजिबल पिंजरे में कैद होता है, वो नफरत वाले पिंजरे में कैद होता है। और ऐसी सब फीलिंग्स कैन ब्रिंग ट्रू फ्रीडम फॉर एवरीवन, ठीक है। तो यही सब फीलिंग्स जब हट जाएंगी, दैट इज अ फ्रीडम, ठीक है, यही फ्रीडम है। सो कैसा लगा चैप्टर? क्लियर, अच्छे से हुआ? चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, सो नाउ अब हमें पता है कि यहाँ पे 2 स्टोरीज हैं फ्लाइंग की। तो पहले बात करते हैं पहली स्टोरी की, स्टोरी 1, जहाँ पे हिज फर्स्ट फ्लाइट, जहाँ पे सीगल है, ओके, फैमिली ऑफ सीगल्स एंड द यंग सीगल। फैमिली ऑफ सीगल में 6 मेंबर्स हैं उसके अंदर, और जो यंग सीगल है मेन कैरेक्टर है, ओके, जिनको उड़ना नहीं आता है या जिनको उड़ने से डर लगता है, तो ये मेन कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अब ये स्टोरी किसने लिखी थी? लियाम ओ फ्लेहर्टी। अब ये स्टोरी क्या है? पहले काफ़ी मज़ेदार स्टोरी हम सबने रीड भी की है, ठीक है। ये स्टोरी जो है पूरी की पूरी सीगल की फैमिली के ऊपर है, जहाँ पे देयर वाज अ यंग चाइल्ड इन द फैमिली, जो डरने से जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा है। ट्राई किया उस बेचारे ने, बट वो उड़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो हाईलाइट कर रही है कि फैमिली कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फ्रेंड्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक की ज़िंदगी में। और यहाँ पे वो मैसेज भी दे रहा है, एक ये था, दूसरा मैसेज ये है कि अगर आप खुद पे विश्वास करो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी लाइफ के किसी भी मुश्किल पड़ाव से पार हो सकते हो। तो देखते हैं ये कहानी किस तरीके से हमें मैसेज दे रही है। सो बेटा, जैसे कि द सीगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 सीगल्स,
ठीक है। अब मदर, फादर, उनके 3 लड़के और एक लड़की, ठीक है, ये हो गया। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट द यंगेस्ट सन, ठीक है, सबके सब एक्सपर्ट थे उड़ने में, खाली उनका छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा बेटा जो है ना वो नहीं उड़ पा रहा था। ओके, हिज पेरेंट्स हैव ट्राइड several times to teach him how to fly but he is scared to do that and does not want to try anymore. Okay, तो उनके फादर, उनके मदर ने बहुत बहुत कोशिश की, ट्रेनिंग दी, बट फिर भी उस बच्चे का डर जो है वो निकल ही नहीं रहा है उड़ने का। एंड ही रिलाइज ऑन द फूड दैट इज पेरेंट्स ब्रिंग बैक। अब वो किसके ऊपर निर्भर है? रिलाइज मतलब निर्भर है, तो वो जो उसके पेरेंट्स खाना ला रहे हैं ना वो उसके ऊपर निर्भर है कि ठीक है वो लेके आ रहे हैं, मैं खा लेता हूँ, बात खत्म। तो इसके लिए वो ज़्यादा लाइक वो अपना डर जो है वो निकाल भी नहीं रहा है। अब क्या हुआ, जो यंगेस्ट सन है इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एज इट थिंक्स दैट इफ ही फ्लाइज हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम एंड मे वुड फॉल डाउन। ठीक है, तो उनको वही, मैं जब उड़ूंगा तो मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं नीचे गिर जाऊंगा। और नीचे थी नदी, ठीक है, नदी में गिरूंगा तो मैं बह जाऊंगा। सो इवन हिज पेरेंट्स हैव रिबुक्ड हिम, उन्होंने बहुत सारा उसको उत्साया, रिबो मतलब उत्साया, ठीक है, बहुत उत्साया, यहाँ तक उनको उसको डराया भी। ओके, दे इवन थ्रेटेंड हिम, डराया भी कि अगर तुम नहीं फ्लाई करोगे तो तुम भूख के मारे मर जाओगे, ठीक है। बट ही डज नॉट ट्राई, फिर भी वो ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहा कि नहीं मैं डूब के मर जाऊंगा। अब इसमें क्या हुआ, पेरेंट्स भी थक गए, बोला अब ना एक लास्ट अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। सो आफ्टर सो मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स हिज पेरेंट्स लीव हिम अलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड, बोला बैठा रहे तो अब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको छोड़ के चले गए। दे इवन टॉन्ट हिम फॉर हिज कॉवर्डनेस, ठीक है, अब उत्साहने के लिए तो वो बोलेंगे ही ना क्या डरपोक है, ये है वो है, तो उसको टॉन्ट मारते ही रहते थे, भाई भाई भी मार रहे थे, बहन भी मार रही थी। द यंग सीगर लुक्स एट हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अब वो उनको देख रहा है वहां से कि किस तरीके से मजे से वो डाइव कर रहे हैं, ठीक है, स्विमिंग कर रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, मछली पकड़ खुद ही खा रहे हैं। एंड नो वन कम, सब ये कर रहे हैं, वो देख रहा है, सब उसको देख भी रहे हैं, बट कोई भी उसके नजदीक नहीं जा रहा है, कोई भी उसको खाना देने के लिए कोई जा ही नहीं रहा है। अब धीरे धीरे टाइम पूरा पास हुआ। एज अ टाइम पासेज द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट, भूख लग रही है उसको, ठीक है, भूख लग रही है, तो जब भूख लगती है ना तो भूख जब तो अंदर अपनी बॉडी भी गरम गरम हो जाती है, ऐसे निकलता है ना पेट में ठीक है। तो जो यंग सीगल है वो टॉलरेट ही नहीं कर पाया, इतनी ज़्यादा भूख लग गई, उसके ना हीट जो है वो जनरेट हो रही थी। तो धीरे 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 वो लेज मतलब किनारी, ठीक है, वहाँ पे वो धीरे धीरे पहुंचा एंड प्रिटेंड्स टू फॉल अस्लीप बट नो बडी टेक्स नोटिस ऑफ हिम, ठीक है, अब ऐसे कोशिश कर रहा है कि वो सो गया है। अब भूखे मारे किसको नींद आती नहीं आती है, तो कोशिश मतलब वो एक्चुअली दिखा रहा है कि मेरे को भी परवाह नहीं है, मैं भी सो गया हूँ, पर किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ओके, उसके जो भाई बहन थे उन्होंने तो मस्त मजे से ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लिया, ठीक है। पापा जो हैं ही सीम्स बिजी प्रिटेंडिंग द पीलिंग द फीदर्स ऑन हिज बैक, वो क्लीन करते हैं ना खुद को ऐसे। मदर जो है मम्मी है, माँ है, तो उसका ध्यान तो चला गया, ठीक है, तो उन्होंने देखा एंड ट्राइज टू टेम्प्ट हिम। अब ना उसकी मम्मी भी ऐसा ना वो धीरे धीरे फिश में से एक एक पीस जो वो निकाल रही है उसको देख रही है। ओके, इससे कि उसको ललचा रही है, देख तेरा खाना यहाँ पर है। ट्राइज टू टेम्प्ट हिम विद द पीसेस ऑफ फिश, हर बेगिंग एंड क्राइंग डज नॉट अफेक्ट हिम। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ओके यहाँ पे मिस्टेक होगी, हर बेगिंग एंड क्राइंग डज नॉट इफेक्ट हिम। ओके, अब यहाँ पे हिज बैगिंग, एक्चुअली यहाँ पे हिज आना चाहिए, वो सीगल के ना, तो कितना भी बैग कर रहा है कि मेरे को खाना दे दो, ठीक है, रो रहा है, बट फिर भी ठीक है, बट फिर भी उनकी मम्मी को उसका कोई असर नहीं हो रहा है। नाउ यंग सीगल डाइज फॉर फूड, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, ही वॉज सरप्राइज इनफ एट हिज मदर, वो मैं अपनी मम्मी को इतना बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी इतनी निर्दयी को देख ही नहीं रही है, ठीक है। तो मदर्स इग्नोरेंस ऑफ हिज पिटीफुल कंडीशन, वो देख के सरप्राइज हो गया। तो ही डाइज फॉर फूड, ही बिगिंस टू फॉल डाउन विथ अ स्क्रीम एज सून हैज ही डाइज, ठीक है। अब बस ये था कि हमको खाना चाहिए, तो खाने के लिए अब वो तरफ आई खाने के लिए। सो द यंग सीगल बिगिंस टू फॉल इन द सी, ही इज अफ्रेड ऑफ ड्रॉइंग, सॉरी ड्रॉइंग नहीं मतलब ड्रॉनिंग, डूबना, ठीक है, टाइपिंग एरर। ओके, सो he tries to spread his wings outwards and begins flying. He feels a little dizzy, but all his fear vanished. He soared slowly downwards and upwards, and he could finally fly on his own. ठीक है, तो पहले तो वो नीचे की तरफ क्या बोले नदी में बह गया, ठीक है। धीरे धीरे वो डूब रहा है, तो अब डूबने से बचने के लिए वो अपने पंख जो है बाहर की तरफ फैला रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उसको चक्कर भी आ रहे हैं, क्योंकि एक तो भूख के मारे वो था कि आधे चक्कर आ रहे हैं उसको। ओके, बट फिर धीरे धीरे जब उसने अपने पंख फैलाना शुरू किया, ये शुरू किया, तो फिर उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, थोड़ा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऐसे करके उसने उड़ना
सीख लिया। द सी गर्ल बिकम्स सो हैप्पी एंड सोर्स हायर, अब ना खुशी के मारे में गाना गा रहा है, गाना गा रहा है। ओके, इट वॉज रियली अ जॉयस मोमेंट फॉर द होल फैमिली। उसके भाई बहन, उनके पेरेंट्स जो है वो अब उसके नज़दीक है, उसको एनकरेज कर रहे हैं, उसको चीयर कर रहे हैं। एंड फाइनली ही सक्सेसफुली मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टोरी की, द ब्लैक एरोप्लेन। अब क्या है ये ब्लैक एरोप्लेन में, यहाँ पे नरेटर जो है वो वही मेन राइटर है। ओके, अ पायलट हु वॉज फ्लाइंग हिज दकोटा प्लेन ओवर द फ्रांस बैक टू द इंग्लैंड। ओके, और वो अपना रास्ता भटक गए थे। अब एक अनजान आदमी उनकी मदद कर रहा है, ठीक है, जो एक एरोप्लेन में फ्लाई कर रहा था। दैट वाज अ ब्लैक एरोप्लेन, इसके लिए इस चैप्टर का नाम ब्लैक एरोप्लेन रखा गया है। और यहाँ पे एक वुमेन, एक कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर के अंदर में वुमेन जो है वो कंट्रोल सेंटर है, जिनसे, ठीक है, नरेटर जो है वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर पूछ रहे हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन वाला कौन था। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। So, in the story of the narration was flying to England with his family. Narrator was flying to England. कहाँ जा रहे थे नरेटर? इंग्लैंड जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए, to enjoy his holiday. He wanted to reach England in time. ठीक है, उनका था कि बस समय में पहुँच जाऊँ ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ जो है वो ब्रेकफास्ट इंजॉय कर पाऊँ। तो अब क्या हुआ ट्रिप, चलो देखते हैं अभी। सो द ऑथर वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन एट द नाइट ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। ठीक है, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं और अपनी फैमिली से मीटिंग के लिए काफ़ी ऐसे बेताब है कि बस जाऊं, और वो अपनी हॉलीडे को थोड़ा सा ऐसे ना विजुअलाइज कर ड्रीम करे कि जाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, मेरी फैमिली, ये वो थोड़ा सा वो ख्याल में अपने खो चुके हैं। जब बाहर देख रहे हैं वो, तो स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। तो पूरा समा मस्त है, ठीक है, स्टार्स है, कोई भी क्लाउड वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है, आराम से है। इवन द सिटी पेरिस कुड बी सी, मतलब इतना क्लियर एटमॉस्फेयर है कि ऊपर से पूरा का पूरा पेरिस जो है वो नीचे की तरफ क्लियरली नजर आ रहा था। ही कॉल पेरिस कंट्रोल टू गेट इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अब पेरिस कंट्रोल को कॉल कर रहा है वो कि मुझे इंस्ट्रक्ट दो कि कहाँ जाना है। तो उसको इंस्ट्रक्ट दिया गया कि अब भाई तुम्हें यहाँ से 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न लेना है। ठीक है, अब ये टर्न हुआ, फिर क्या हुआ? सो सब कुछ अच्छे से जा रहा था, ठीक है, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल बिफोर ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स। ठीक है, अब सडनली झुंड आ गया क्लाउड्स का। एंड द पेरिस वॉज अबाउट, पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर, ओके, वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम। इट वॉज नेचुरल फॉर द ऑथर टू बी पैनिक। अब सीधी सी बात है, एक कहाँ पे अभी वो देख रहे थे कि मस्त समा, ठीक है, कुछ है ही नहीं, और सडनली इतना बड़ा इतना सारे क्लाउड स्टॉर्म से पूरे भरपूर आ रहे हैं। अब उनको पता तो चल गया भाई, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अप एंड ओवर दो स्टॉर्म। अब वो क्लाउड्स के ऊपर की तरफ जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो ही वॉज कन्फ्यूज्ड। अब वो कन्फ्यूज हो गया कि भाई मैं पीछे वापस जाऊं या आगे जाऊं, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है। सो अब इतने अजीब, इतने फियरफुल मोमेंट में क्या हुआ? एज एवरीथिंग वॉज फियरफुल एट दैट मोमेंट, द ऑथर डिसाइडेड टू टेक रिस्क। बोला अब तो रिस्क लेना पड़ेगा, पीछे जा भी नहीं सकता हूँ मैं। ओके, सो डिसाइड टू टेक रिस्क एंड फ्लू इन टू द स्टॉर्म, बट एवरीथिंग वेंट बट्स द कंपास। अब जब वो स्टॉर्म के अंदर गए ना, यूँ कि अब तो आया पार की जिंदगी भाई, तो जब वो पार करने गए तो यहाँ पे ये हुआ कि जो प्लेन में जो भी सिग्नल देने के लिए या जो भी गाइड करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कंपास है, रेडियो है, बाकी इंस्ट्रूमेंट है, सबके सब बंद हो गए काम करना। यहाँ तक कि वो प्लेन के बाहर भी कुछ नहीं देख पाए, पूरा का पूरा बादल से घिरा हुआ है ना, तो प्लेन के बाहर भी कुछ नहीं दिख रहा था। और बादल के वो जो स्टॉर्मिंग नेचर की वजह से वो प्लेन जो था वो भी ऊपर नीचे जंप कर रहा था, यू ट्विस्ट कर रहा था। सो ही ट्राई टू कॉन्टेक्ट पेरिस कंट्रोल, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा था, और वहाँ पे वो स्टॉर्म में रास्ता ही भटक गया। ठीक है, उसको पता ही चला कि मैं जाऊँ कहाँ पे। सडनली क्या हुआ बेटा? सडनली द ऑथर सॉ अनदर, ठीक है, अब ऑथर, जो नरेटर खुद ही है ना, उन्होंने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा इन द स्टॉर्म बाय हिज साइड। अब कोई लाइट्स ही नहीं है, ठीक है, उसके विंग्स पे कोई भी लाइट थी नहीं। बड़ा अजीब सा लगा, बट ही वॉज ग्लैड टू सी कि चलो कोई तो है मेरे स्टॉर्म। मतलब अभी ना वो होता है ना कि क्या बोलते हैं, डूबते हुए को तिनका ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो बचने के लिए अब क्या, एरोप्लेन में लाइट है नहीं है, सब कुछ गया बाहर में, मेरे को बस एरोप्लेन मिल गया है, मतलब कोई तो है मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अब ना एक होता है एक से बदले दो, तो वो वाली बात हो गई। सो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन वेव्ड एट हिम एंड सिग्नल्ड हिम टू फॉलो, ठीक है, उसने वेव किया, बोला कि मेरे को फॉलो करो, बट ही डिड नॉट हैव अदर ऑप्शन। अब थोड़ा सा उसको अजीब लगा, बट उसको कोई ऑप्शन भी नहीं था, खुद ही रास्ता भटक गया था, भाई चलो ना भाई फॉलो कर लेते हैं जहाँ पे पहुंचे। अब हुआ क्या? The author flew for half an hour, which was quite strange to him as he had fuel only for 5 to 10 minutes.
अब इसकी तो वो वापस क्यों नहीं गया पेरिस में, क्योंकि इतना उसमें पेट्रोल ही नहीं था ना, ठीक है, फ्यूल ही नहीं था, पेट्रोल की बात करूँ मैं, ठीक है, उसमें था फ्यूल ही नहीं था एरोप्लेन में कि पीछे की तरफ जा भी पाए। तो अब जहाँ पे सिर्फ 5-10 मिनट चलने जितना ही फ्यूल था एरोप्लेन में, और वो आधा घंटा एरोप्लेन चला रहा है, एंड ही फेल्ट टीयरफुल बट सडनली, ठीक है, इतने में तो उसको इतना निराश होगा कि आंखों में आंसू आ गए, बट सडनली उसको है ना 2 ब्राइट लाइन्स दिखी, एंड वो ब्राइट लाइन्स क्या है, रनवे, ठीक है, इट वॉज द रनवे, ही वॉज एबल टू लैंड सेफली विच गेव हिम द साई ऑफ रिलीफ कि चलो बच गया। एंड ये एक मिराकल से कम नहीं था, ठीक है, उसके लिए सीधी सी बात है, जहाँ पे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये सब तो ठीक है, बट सरप्राइज क्या था इसके अंदर, द ऑथर केम आउट फ्रॉम हिज प्लेन टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, बट ही वॉज शॉक कि वहाँ पे कोई था ही नहीं। लाइक लैंडिंग हुई तो दोनों एरोप्लेन होने चाहिए ना, तो इसका एरोप्लेन तो था बट ब्लैक एरोप्लेन कोई नजर ही नहीं आया। तो वो कंट्रोल टावर में गया और वहाँ पे एक विमेन थी जहाँ पे वो डेस्क पे बैठी हुई, तो उनसे पूछा कि ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट कहाँ पर है। तो उसके वर्ड सुन के वो जो वुमेन थी वो तो हंसने लगे, वो कौन सा ब्लैक एरोप्लेन, देयर वाज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट हिज, मतलब आपके अलावा कोई और एरोप्लेन था ही नहीं पूरे रडार में। तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज लगा ऑथर को, एंड ही वॉज डम फाउंडेड एज ही हैड नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिरेकल। अब ये ऐसी घटना है ना कि आप किसी को भी बोलोगे तो बोलेंगे आप क्या पागलबंदी कर रहे हो, तो शांति करके बैठ जा, ठीक है, तो आपकी बात विश्वास ही नहीं कर रहा। अब ये ऐसी बात है ना जहाँ पे ही वॉज लाइक वो ना खुद को डम फील करवाएगा, किसी को भी बोलेगा, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ, कोई बात मानेगा ही नहीं। बट ये एक ऐसा मेरेकल था जो किसी को बता भी नहीं सकते, और हुआ भी, और हम फील भी कर रहे हैं। ना वो ब्लैक एरोप्लेन दिमाग से जा रहा है, ना वो पायलट दिमाग से जा रहा है, और मिल भी नहीं रहे हैं, कुदरत का करिश्मा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, डायरी, ओके, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। चलें, ओके। अब एनी फ्रैंक जो है कैरेक्टर्स की बात करें, 13 ईयर ओल्ड जूइश गर्ल हैं, ठीक है, जो अपनी डायरी लिख रही हैं वाइल शी इज हाइडिंग इन द एम्स्टरडम फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो जूइश लोग थे उनको तो मारा जा रहा था ना बाय द हिटलर, नाजीज के पीपल के थ्रू, ठीक है, तो वो छुप के बैठे हुए थे एम्स्टरडम में। फिर बात करें हम लोग मार्गोट फ्रैंक जो है वो एनी की सिस्टर हैं, जो उनसे 3 साल बड़ी हैं, ओके। ऑटो फ्रैंक एनी के फादर हैं, जो खुद जूइश बिजनेसमैन है, जिन्होंने जर्मनी छोड़ दिया बिकॉज ऑफ द हिटलर, एंड होपिंग टू फाइंड रेफ्यूजी, ओके, और कहीं पे भी उनको पनाह मिल जाए फ्लोलैंड में, वो फाइंड कर रहे थे। मिसेस फ्रैंक एनी की मम्मी, ओके, शी इज़ द सोर्स ऑफ मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स विद एनी ड्यूरिंग द 2 years दैट द फैमिली स्पेंड्स, ठीक है। अब बेसिकली मम्मी थोड़ा सा चिक तो करते ही हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं एनी के साथ जो 2 साल जो वो छुप के रहे थे ना, तो मम्मी थोड़ा ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये वो थोड़ा चल रहा था, तो वो थोड़ा सा मम्मी के साथ अनबन रहती थी। मिस्टर वान धान जूइश बिजनेस, और साथ में एसोसिएट थे मिस्टर फ्रैंक के, उनके फादर के। मिस्टर कीजिंग जो टीचर थे एनी के, एंड हु पनिशेस एनी एज ही गेट्स अनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो चलो देख लेते हैं चैप्टर के ओवरव्यू क्या है। अब एनी फ्रैंक्स फर्स्ट एंट्री इन द डायरी, ठीक है, पहले बार उन्होंने क्या लिखा, तो एनी फ्रैंक वॉज अ 30 year old गर्ल, ठीक है, जिसको उनके फादर ने डायरी गिफ्ट की थी। सो शी डिसाइडेड टू राइट इन हर डायरी विच शी कंसिडर टू बी द बेस्ट फ्रेंड इन द लोनलीनेस, क्योंकि एक तो देखो वैसे भी छुप के जी रहे हैं, तो कहीं पे कोई दोस्ती तो वैसे भी नहीं होने वाले किसी के साथ भी। तो एनी ने उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया और उसका नाम रख दिया किटी। शी बिगेन राइटिंग इन जून, ठीक है, जून 1942 में उन्होंने लिखना शुरू किया था। In her first entry, she expressed her desire to confide everything to her diary as she had not been able to do so to anyone else, ठीक है। तो पहले उसने यही लिखा था डायरी के अंदर कि मैं अपनी सारी की सारी जो सीक्रेट्स है, जो फीलिंग्स है, वो मैं सब इस डायरी में लिखूंगी, वो भी सारी फीलिंग जो शायद मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। शी फेल्ट दैट, ठीक है, उनका यही था कि पेपर हैड मोर पेशेंस देन द पीपल। जो लोग होते हैं ना, वो आपकी बात इतनी ज़्यादा अच्छे से सुनते नहीं है, ठीक है, 2-5 मिनट सुनेंगे फिर बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी कहानी है ही नहीं, ठीक है, वो उनकी ज़िंदगी के साथ कनेक्टेड है नहीं, तो वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। बट पेपर में आप जितना लिखना चाहो, जो पेपर को बोलना चाहो, वो आपकी बातें सुनता है। तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन द पीपल। सेकेंडली शी थॉट दैट नो बडी वुड बी इंटरेस्टेड। दूसरा ये था कि मैं इतनी छोटी सी लड़की हूँ, मेरी डायरी पढ़ने में किसको इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, तो इसके लिए वो कुछ भी उसके अंदर लिख सकती है, कोई टेंशन नहीं है ना। अब स्टार्ट कर रही है वो अपनी बचपन की बातें लिखना। क्या लिख रही है उसके अंदर, एनी कॉल्ड हर फादर एज द मोस्ट एडोरेबल पर्सन। बड़ा प्यार था उनको अपने फादर से। ही वॉज 36 जब उन्होंने उनकी मदर से शादी की थी, हु वॉज जस्ट 25। तो उनकी मम्मी की एज 25 थी, उनके फादर की एज 36 थी।
शी हैज़ एन ओल्डर सिस्टर मार्गोट, ठीक है, उसकी बड़ी बहन थी मार्गोट जो 3 साल बड़ी थी। शी हैड अबाउट 30 पीपल अराउंड हर, उसके आसपास 30 लोग जितने थे, बट कोई भी उसका ट्रू फ्रेंड नहीं था ना, जिसके साथ बैठ के गॉसिपिंग कर लेना, चुगली चुगली कर ले, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं था। वो फ्रैंकफर्ट में रहते थे, कुछ टाइम पे वहाँ पे रहे थे, बट एज देवर जूइश तो उनको वहाँ से माइग्रेट के हॉलैंड, मैंने आगे शायद पॉलैंड लीड किया ना, सॉरी, ठीक है, हॉलैंड आना पड़ गया था फॉर द रेफ्यूजी। सो हर मदर स्टेड विथ हर ग्रैंड मदर बट वेंट टू हॉलैंड टू हर फादर, ठीक है, एक्चुअली उनकी मम्मी जो थी वो उनकी ग्रैंड मदर के साथ रह रही थी, बट फिर उनको हॉलैंड उनके फादर के पास जाना पड़ गया ना। अब वहाँ पर ओके, शी वॉज सेंट टू द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, वहाँ पे उनको भेजा गया, एंड शी स्टेड अंटिल देयर शी वॉज 6, वहाँ पे वो 6 साल तक रही थी, मतलब 6 साल की थी तब तक रही थी। एट हर फेयरवेल शी एंड हर हेड मिस्ट्रेस, जो प्रिंसिपल होते हैं, मिसिस कुपरस, उनके आंखों में भी आंसू थे जब वो वहाँ से निकल रही थी। अब बात कर रहे हैं उनकी दादी माँ की। इन द समर 1941 हर ग्रैंड मदर फेल इल, शी हैड टू बी ऑपरेटेड अपॉन बट शी डाइड, ठीक है, बेसिकली 1940 में उनकी डेथ हो गई। इट गेव एनी अ शॉक एंड शी डिड नॉट राइट हर डायरी इन दैट पीरियड, ठीक है, वो इतना शॉक में थी कि ज़्यादा उसके बारे में डायरी में लिखा नहीं था, बट आफ्टर दैट शी रोड अगेन एज शी थॉट ऑफ अ ग्रैंड मदर्स लव, ठीक है, पर फिर भी उन्होंने खाली इतना लिखा कि मुझे मेरी दादी की बहुत याद आती है, मम्मी थोड़ा वो डांटती रहती थी तो इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, तो मुझे मेरी दादी का प्यार, लव, अफेक्शन बहुत याद आता है, वो पूरा वो डायरी में लिखती हैं। अब उसका क्या लिख रही है, एनी वॉज नॉट गुड। अब ना अपने थोड़ी स्कूल की लाइफ के मैं बता रहा है, वो बता रही है कि मैं जो है ना मैथ्स में काफ़ी अच्छी नहीं थी, सो शी एंड हर फ्रेंड्स आर ऑलवेज वरीड अबाउट इट, बट शी वॉज श्योर दैट शी वुड गो टू द नेक्स्ट क्लास। बट ठीक है ना, आप लोग बोलते हो ना ठीक है पास तो हो ही जाएंगे ना, तो इसका वही था, ठीक है पास तो हो ही जाऊंगी, मैं नेक्स्ट टाइम चली जाऊंगी, बोले पसंद नहीं है, थोड़ा वो तो लिख के आ जाऊंगी, पास हो जाऊंगी, ऐसे करके। शी ऑलवेज कंसिडर टीचर्स टू बी द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, उनको टीचर ऐसा लगता है कि क्या है, कब जब मन करता है तो हंस लेते हैं, कब मन करता है डांट लेते हैं, कब मन करता है तो छुट्टी दे देते, खिलाना लेके चलते हैं, मतलब टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। सो शी टोल्ड हर फ्रेंड्स, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि पास हो जाएंगे, टेंशन ले ही मत, ठीक है, टीचर्स भाई ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर, ये तो फेल ही कर देगा, उस पर उन्होंने बोला कि लेट्स हैव होप, हम निकल जाएंगे दूसरे क्लास के अंदर। नाउ मैथ्स में अच्छी नहीं थी बट शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, ओके, सो एनी वॉज अ गुड स्टूडेंट एंड हैड अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट मिस्टर कीजिंग, ओके, हु टॉट हर मैथ्स। देखो जब उसको मैथ्स सब्जेक्ट ही नहीं पसंद तो वो टीचर कहाँ से पसंद होगा, पसंद ही नहीं हुआ, तो उनके साथ ज़्यादा उनकी बनती नहीं थी। ही ऑलवेज अनॉयड, वो हमेशा वो, अब मैथ्स के टीचर ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा से स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, तो अब ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं तो क्लास में कोई बातें करे तो पसंद भी नहीं आता है, तो इसके लिए मिस्टर कीजिंग को उसकी बातें जो हैं वो टॉक्केट से बहुत ज़्यादा गुस्सा दे जाता था, तो वो हमेशा उसको एक्स्ट्रा होमवर्क ही देते थे एज अ पनिशमेंट। ही आस्क्ड हर टू राइट एंड ऑन अ चैटर बॉक्स, पहली बात वो लिखा था कि इस पर तुम ऐसे लिख के आओ। ही ऑल्सो पुट अ स्लिप ऑन हर बैग टू रिमाइंड हर अबाउट इट, ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक स्लिप भी रखा कि ये रहा तुम्हारा पनिशमेंट, ठीक है, याद से घर से लिख के आना। एंड ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट शी कुड राइट इन द ऐसे, ठीक है, उसको समझ ही नहीं आया कि लिखना क्या है, सो शी स्टार्टेड राइटिंग टू कंसिडर इट द नेसेसिटी, ठीक है, तो अब ना चैटर बॉक्स ज़रूरी है, ठीक है, तो वो ज़रूरी है, ज़रूरियत के हिसाब से उनसे पूरा का पूरा ऐसे लिखा। शी रोट 3 पेजेस, शी डिफाइंड इट एज अ फीचर ऑफ द स्टूडेंट, कि हम बच्चे हैं, ये तो हमारा जैसे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बात करना, तो ओके, एंड ऑल्सो मैंशन दैट शी इनहेरिटेड दिस फ्रॉम हर मदर, ओके, जो हमेशा बात करती, तो इसके लिए मेरे अंदर तो मेरी मम्मी से ही आया है, तो मैं तो बात करूंगी करूंगी, ठीक है, तो वो एक तरीके का नेसेसिटी बता रही है कि भाई मैं तो करने वाली हूँ बात, ठीक है, ऐसे करके। सो अब फिर से उसको पनिशमेंट दी गई। मिस्टर कीजिंग रेड एनीस ऐसे इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड लाउड इट, ठीक है, हंसने लगे पेट भर फुला फुला के, एंड ही गेव हर अनदर ऐसे एज अ पनिशमेंट एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स, और दूसरा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ऐसे करके उसको 2 और ऐसे दिए गए। नाउ इस बार ना, ठीक है, इस बार एनी को कुछ अच्छा लिखना था, सो एनी वांटेड टू राइट समथिंग इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट दिस टाइम, सो विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सेन हु वाज द गुड एट पोएट्री, शी रोट एन ऐसे इन वर्स, ठीक है, वर्सेस में लिख के गई अपना ऐसे। बेसिकली इट वॉज, अब वो क्या लिख रही हैं, इट वॉज अबाउट 3 डकलिंग गोइंग डेफ बिकॉज देयर फादर डक बीट देम एज दे क्वैक वे टू मच, ठीक है, अब वो बता रही कि 3 डकलिंग है, ठीक है, अब ना उनके पापा ने उसको बहुत ज़्यादा पीटा पीटा पीटा, तो वो बहरी हो गई, ठीक है, बहरी हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें कर, क्वैक मतलब बातें कर रही थी, इसके लिए।
अब मिस्टर कीजिंग टुक द जोक इन द राइट वे एंड डिडंट बॉदर एनी फॉर टॉकिंग आफ्टर दैट इंसिडेंट। अब उसके बाद उनको लगा कि क्या पता वो पता नहीं इसने मेरे को टॉन्ट मार दी, ठीक है। तो इस तरीके से वो इंसिडेंट के बाद मिस्टर कीजिंग ने उसको कुछ नहीं दिया, ना ही कभी वो एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया उसके बाद, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द एनी फ्रैंक। ओके, अब बेसिकली इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पनिशमेंट के दौरान मिस्टर कीजिंग ने क्या क्या पनिशमेंट दिया। तो ये 2 इंसिडेंट आप इसके अंदर लिख देना, पहले में चैटर बॉक्स, दूसरे में क्विक वाला चैटर बॉक्स वाला था, ठीक है, वो आप लिख देना। दूसरा इसके अंदर एक क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो पहली डायरी एंट्री थी ना उनकी, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या लिखा था। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से काफ़ी बार पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया बेटा ये एक्चुअली 3 सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। एक तो बेकर फ्रॉम गोवा जो लिखा है लूसियो रोड्रिग्स ने, कुर्ग जो लोकेश अब्रोल ने लिखा है, एंड टी फ्रॉम आसाम जो अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है, ठीक है। ना पार्ट 1 कर लेते हैं हम लोग। बेकर फ्रॉम गोवा क्या है इसके अंदर बेटा। सो दिस इज अ पेंट पोर्ट्रेट ऑफ द ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर, ठीक है। अब बेसिकली पूरा पोर्ट्रेट है कि गोवा का जो बेकर था वो क्या था, किस तरीके से था, और अभी भी गोवा के लोगों को उसकी बड़ी याद आती है, उनको याद था, ठीक है। ब्रेड बनाना, लाइक ब्रेड मेकिंग स्टार्टेड फ्रॉम द पोर्टुगीज। ब्रेड बनाने की जो कला है वो पोर्टुगीज के टाइम से स्टार्ट हो गई थी। वैसे हमारे इंडिया में तो अगर देखो ना तो चपाटी बनती थी, ब्रेड जैसा तो कुछ पहले था ही नहीं। सो दे वर द लवर्स ऑफ द, क्योंकि वो ब्रेड बाहर की कंट्री से था ना, बाहर को पता है ब्रेड ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, तो इसके लिए वो जब यहाँ पर रहने आए थे तो उन्होंने इस तरीके से ब्रेड बनाने की शुरुआत कर ली थी। अब ब्रेड बनाना एक आर्ट था, ओके, जिसके अंदर बिल्कुल सही परफेक्शन चाहिए था, क्या मिक्स करना है, कैसे मोल्ड करना है, कैसे बेक करना है, ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन थे उस टाइम के ज़माने में। द लोव्स वर बेक्ड इन टाइम टेस्टेड फर्नेसेस। ये प्रोफेशन जो है वो बेकर्स के जो डिसेंडेंट्स होते हैं, मतलब कि उनके जो आगे वंशज जो और आते हैं, ठीक है, वो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलो अब देखते हैं क्या है यहाँ पे ऑथर क्या बता रहे हैं। द ऑथर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डेज व्हेन द बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, ठीक है। बेकर जो था वो उनका फ्रेंड था, कंपेनियन था, गाइड था। वो दिन में 2 बार विजिट करता था। पहली बार तो सुबह सुबह, ठीक है, जब वो उसके जो सेलिंग आवर्स थे, जब वो ब्रेड को बेचने आते थे, और जब वो ब्रेड पूरी ख़त्म हो जाती थी सेल करने के बाद तो रास्ता तो वही आएगा घूम के, ठीक है, तो वापस वो घूम के आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बम्बू ही कैरिड वॉक देम अप इन द मॉर्निंग। वो कह रहे हैं कि वो ना ऐसे अपने आगे पानी को बैठ टक 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 करते हैं ना ऐसे, तो हमें वो कुछ बोलेंगे नहीं, वो टक 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 पता है, अरे 5 बज गए पानी पूरी वाला आ गया, होता है ना ये, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी वही है। तो ये जो सुबह सुबह आते तो ये बम्बू स्टिक से जिंगलिंग आवाज़ कर टक टक ऐसा आवाज़ करते थे, जिसकी जो आवाज़ सुन के ये सब जो है वो सुबह उठ जाते थे और बिना ब्रश किए फटाफट से भागते थे उनको हाय हेलो करने के लिए। दे रन फॉर गैदरिंग द ब्रेड बैंगल्स, ठीक है, वो ब्रेड जिसको हम आजकल के टाइम में डोनट्स कहते हैं ना, डोनट्स अंदर यूँ खांचा होता है, ठीक है। तो वो डोनट्स जैसे ब्रेड्स आते थे तो वो जो स्पेशली स्वीट ब्रेड होते बच्चों को बड़ी पसंद आती थी, ठीक है, तो वो लेने जाते थे वो। अब उसके बाद क्या हुआ, एज द बेकर केम ही वुड कॉल आउट द लेडी। जब बेकर आते तो पहले फिक्स है भाई सुबह सुबह जैसे कि अखबार इनके घर पे पहुंचाना है तो वैसे ब्रेड इनके घर पे पहुंचानी है, तो बेकर जो है वो लेडी को बाहर बुलाते थे एंड उनको गुड मॉर्निंग विश करते थे। द चिल्ड्रन हु वुड बी पुश्ड असाइड, ओके, एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द मेड सर्वेंट। बच्चे उनको यूँ जंप करके पकड़ते थे, बोले अरे हटो हटो, ऐसे उनको साइड करके जो लेडी आती थी फिर वो सर्वेंट हो या कुछ भी हो तो उनको वो दे दिया जाता था ब्रेड। द ऑथर रिकॉल्स द अरोमा ऑफ लोव्स दैट फिल्ड इन द ईयर, ठीक है, वो अभी भी उनको याद है कि वो जो ब्रेड की खुशबू कैसे पूरे के पूरे हवा में फैली होती थी उस टाइम पे। तो द चिल्ड्रन इवन डोंट ब्रश, मैंने बताया वो ब्रश भी नहीं करते थे अपने दांतों को, एंड एट बैंगल्स मेड ऑफ ब्रेड विद द टी, मतलब बिना ब्रश किए बस पहले कटक लो, इतना ज़्यादा उनको पसंद था ना। अब ब्रेड का इम्पोर्टेंस था क्या उस टाइम पे, बहुत टाइप की ब्रेड्स बनती थी। नो मैरिज वॉज, पहले तो कोई वहाँ पे मैरिज जो है बिना ब्रेड के तो कंप्लीट ही नहीं होती थी, अनटिल अनलेस द ट्रेडिशनल बोल वॉज सर्व्ड। एक टाइप की ब्रेड होती है इसको बोल कहते हैं, ठीक है, तो वो सर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, ठीक है। मेहमान की खातिरदारी विमल आती पान मसाला से नहीं करोगे, ये हमारे टाइम पे, उस टाइम पे किससे होता था, बोल से होता था, ओके। द लेडी ऑफ द हाउस, जो घर की लेडी होती थी वो सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी जब उनकी डॉटर की एंगेजमेंट होती थी, एंड बोलिनहास वुड बी प्रिपेयर फॉर द क्रिसमस एंड द अदर फेस्टिवल। समझ रहे हो, मैरिज में बोल, जब एंगेजमेंट है तो फिर सैंडविच बन रहे हैं, क्रिसमस के अंदर बोलिनहास बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ होती थी ब्रेड की। अभी जो बेकर होता है वो ड्रेस कैसे पहनता था, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है।
इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आएगा। तो बेकर वॉज यूजुअली ड्रेस्ड इन द कबाई। कबाई क्या होता था, एक लंबी सी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक आती थी, ओके, और अ शर्ट और अ ट्राउज़र विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस, ठीक है, और एक ट्राउज़र होता था जो लाइक थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, हम कैसे कैपरी कैपरी भी बोलते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, पूरा ये फुल लेंथ नहीं होता था, ओके। इवन टुडे इफ एनीवन डेयर्स टू गो आउट इन द स्ट्रीट्स वियरिंग हाफ पैंट ही इज रिफर्ड। अभी भी कोई हाफ पैंट पहन के जाता है ना, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, पैडर कहा जाता है। अगर आप अभी भी गोवा की कोई पिक्चर आपने देखी हो या आप गए हो तो आप देखना गोवा के लोग ना मतलब हमेशा हमेशा वो हाफ पैंट में ही होते हैं, ठीक है, हमेशा हाफ पैंट में ही रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो घुटनों तक उनकी आती हैं, ठीक है, तो वैसे ही पहनते हैं। तो अभी मतलब वहाँ पे आ जाओ तो ये इसका मतलब इसको ना उसको पैडर कहा जाता है, मतलब कि बेकर, ठीक है, ब्रेड बनाने वाला। तो पहले के टाइम पे ऐसे ही पहना जाता था ना। ब्रेड मेकिंग उस टाइम का बड़ा प्रोफेशनल बिजनेस, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, ठीक है। अब ब्रेड मेकर बिल कैसे कलेक्ट करता था, तो ही यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ऑल द अकाउंट्स वर रिटन ऑन सम वॉल इन द प्रीमाइसेस विद अ पेंसिल, ठीक है, पेंसिल से बंदे का जो भी नाम वगैरह होगा वो, और पूरी पेंसिल से उनकी लिखी जाएगी ये इतना इतना ब्रेड दिया, उतना इतना पैसा बनेगा। इट वॉज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस या प्रोफेशन उस टाइम पे, क्योंकि पोर्टुगीज जो थे दे वर द लवर्स ऑफ द ब्रेड एंड द बेकर इन हिज फैमिली मेम्बर्स एंड हिज सर्वेंट्स, वो दे लुक्ड प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। अब बेसिकली क्या है ना, इसका मैं आपको बताऊँ कि अगर आप कोई भी ब्रेड वाला देखो ना, यहाँ पर ना जो शेफ़, आजकल के शेफ़ तो खैर बहुत अच्छे होते हैं, जैसे बॉडी शॉडी वाले होते हैं, ठीक है, कुणाल शेफ़ है या बहुत सारे ऐसे हैं, संजीव कपूर, तो वो तो है। बट पहले अगर हम करते जब भी हम करते तो व्हाइट कलर की टोपी पहन रही होती है, ठीक है, पूरा ये व्हाइट कलर का उनका यू कबाई जैसा होता है, और मोटा सा में पेट होता है, ठीक है, मोटा वाला पेट। अब मोटा वाला पेट तो ये कहा जाता है पेट मोटा है इसका मतलब कि बड़ा खुशहाल इंसान है ना। तो इसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस और हैप्पी इंसान माना जाता था, और उसके हिसाब से लगता था ये बिजनेस ही इतना प्रॉफिटेबल है, कभी नुकसान ही नहीं होने वाला इसके अंदर। तो वैसे उनकी पोर्ट्रेट जो थी वो गोवा में पोर्चुगीज के टाइम पर रहती थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट 2 बात करते हैं कुर्ग की। कुर्ग सो कुर्ग जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ हेवन, ओके, इन केरला कर्नाटका। सो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका लाइज बिटवीन द टाउन्स मैसूर और मैंगलोर के बीच में आता है। ये ऐसा है कि भाई धरती में स्वर्ग की बात है। यहाँ के जो लोग होते थे वो कैसे कैसे हैं, इट इज़ इनहिबिटेड, अभी भी इनहिबिटेड बाय अ मार्शल मैन। औरतें बड़ी सुंदर होती है वहाँ की, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये 3 टाइप का हैबिटेट आपको अभी देखने को मिलेगा। वेदर और एनवायरनमेंट कैसा होता है, इस पर सवाल काफ़ी बार आ जाता है। बेसिकली कुर्ग जो है वो इट इज़ अ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इसके अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब सदाबहार हरियाली होती है, स्पाइसेस होते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है वहाँ का। बेस्ट सीज़न जो है कुर्ग विजिट करने का वो है सितंबर से लेकर मार्च तक, ठीक है। वहाँ पे वेदर वगैरह बहुत अच्छा होता है और पूरी जगह पे आपको बस कॉफ़ी की सुगंध आती है। वहाँ के लोग कैसे होते हैं, द पीपल हेयर आर पॉसिबली ऑफ द, ऐसा मानते हैं कि ये जो लोग हैं ना वो ग्रीक या तो फिर अरेबिक डेसेंट है, मतलब वहाँ के अंशज है। ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी, ठीक है, जब वो साउथ में आई थी और जब वो फिर वापस नहीं लौट पाई थी तो उनके जो पूरी उनकी सेना थी वो वहीं पे सेटल डाउन हो गई थी, बिकॉज दे वर अनेबल टू रिटर्न टू देयर ओन कंट्री। तो फिर वहाँ के जो लोकल पीपल थे उनके साथ उन्होंने मैरिज कर लिया एंड देयर कल्चर कैन बी विटनेस्ड बाय द मैरिटल मार्शियल ट्रेडिशंस, ठीक है। अब ये साथ वो क्योंकि आर्मी थी ना अलेक्जेंडर की, तो मार्शल, ठीक है, तो इसके लिए उनके कल्चर में मार्शल चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। तो वहाँ से पता चलता है कि ये जो है वो आर्मी अलेक्जेंडर के अंशों में से हैं, ओके। मैरिजेस, रिलीजियस राइट्स उनके इस तरीके से होते हैं। द कोदाउस मतलब कोदाउस कौन, जो कुर्ग के रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते, वो लंबा सा ब्लैक कोट पहनते थे विद द एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट, ठीक है, कमर पे एक बेल्ट पहनते थे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, जिसको क्या बोलते थे, कुपिया। ये कुपिया जो है ये वर्ड कोफिया से काफ़ी मिलता जुलता है, ये अरब के लोग पहनते हैं, ओके, एंड द कोट्स, ओके। तो इसके लिए अरब और ग्रीक के डिसेंडेंट्स इनको माने जाते हैं। अब कुछ कहानियां हैं कुर्ग की। ये मानते हैं कि कुर्ग के जो लोग हैं ना, कुर्ग पीपल आर वेल नोन फॉर द ब्रेवरी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हिम्मतवादी होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ना तो एक एक मेरे बच्चों ने मुझे बताया था, आर्मी के कुछ बच्चे थे वो मुझे बता रहे थे कि लिटरली आर्मी का जो चीफ है ना अभी का, वो भी कुर्ग से है, और उनका नाम डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे करके बोल मुझे भी रिसेंटली किसी बच्चे ने बताया था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सही बात है कि कुर्ग के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव माने जाते हैं।
द कुर्ग राइनमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड राइनमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। देखो हर एक इलाके में आर्मियों का अलग इलाका होता है, कैंटोनमेंट बोलते हैं ना अपन, ठीक है। तो ये मानते हैं कि इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा सुंदर तरीके का जो राइनमेंट है, जो कैंटोनमेंट है, वो कुर्ग में है। जनरल करियप्पा ये फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे एंड ही वॉज अ कुर्गी, है ना, मैंने बताया ना अभी भी शायद वही है, मतलब ये नहीं है बट कुर्गी ही है कोई अभी भी। इवन टुडे ओनली द कोदावुस आर परमिटेड टू कैरी द फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, ठीक है। ये जो सिर्फ कुर्ग के लोग रहने वाले जो है ना, कुर्ग में रहने वाले, खाली उन्हीं को ही परमिशन है बिना लाइसेंस के हथियार ले जाने के लिए, मतलब हथियार रखने का, वरना आपको और हमको तो है ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्योंकि ये मानते हैं कि कुर्ग के लोग जो है वो आर्मी बेस्ड है, उनके अंदर खून जो है वो बिल्कुल मिलिट्री वाला और आर्मी वाला खून है। अब बात करते हैं कुर्ग के वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो कुर्ग जो है वहाँ पे देखो पूरी पूरी हरियाली है, तो सीधी बात है जानवर तो होने ही है, ठीक है। तो वहाँ पे जानवर भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे। महासीर जो है वो फ्रेश वाटर, लार्ज फ्रेश वाटर माना जाता है फिश के लिए, वहाँ पे बहुत मिलती हैं। किंगफिशर्स, स्क्वेरल्स, लंगूर्स, ये वहाँ पे बिना कोई डर के रहते हैं, ठीक है। किंगफिशर मतलब कि मालिया वाला किंगफिशर नहीं, ये बर्ड का नाम है किंगफिशर, ठीक है ना। नाउ वाइल्ड एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स, ठीक है। माउथ मतलब कि जो उनको पालते हैं ना, ठीक है, तो वो उनको नहलाते हैं वहाँ पर। एंड यहाँ पे जो नदी है वो कौन सी आती है, कावेरी। द रिवर कावेरी गेट इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ द कुर्ग, ठीक है। कुर्ग के पहाड़ों में से कावेरी नदी में पानी आता है। कुर्ग जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, कैसे बताओ। तो बच्चा बेसिकली ये मानते हैं कि कुर्ग ऐसी जगह है ना कि अगर कोई लेजिएस्ट पर्सन भी हो, ठीक है, फुल ऑन आलसी टूरिस्ट भी हो, वहाँ पे जाके वो भी क्या बन जाएगा, एडवेंचरस बन जाएगा। एज इट इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स लाइक रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं। द क्लाइंब ऑफ द ब्रह्मागिरी हिल ब्रिंग्स स्माइल, ठीक है। जब ब्रह्मागिरी हिल पे चलते हैं ना, मतलब लोग जो है वो उनके चेहरों पे मतलब हंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद पूरा का पूरा कुर्ग जो है ना वो नीचे की तरफ दिखता है। इट्स अ पैनोरामिक व्यू, पैनोरामिक अब ना उसमें कैमरा में आता है, यू कंप्लीट व्यू आप देखते हो, ठीक है। तो दैट इज अ पैनोरामिक व्यू। अब क्या कहा गया है कुर्ग के बारे में। सो कुर्ग इज सराउंडेड बाय द एस्टोनिंग प्लेसेस ऑफ ब्यूटी लाइक द, वहाँ पे ऐसी कुछ जगहें हैं जो अचंबा करने जैसी हैं, जैसे कि आइलैंड ऑफ द निसार्ग धामा, ओके, बैलाकुप्पे जो बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट है। वहाँ पे टिबेट के लोग, टिबेटियन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जो मॉन्क्स हैं दे आर वियरिंग रेड, ऑरेंज या येलो कलर के गारमेंट्स पहनते हैं, और वो आपको कुर्ग के डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। और यहाँ तक कि वहाँ की लाइफस्टाइल जो है, कुर्ग की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग है फॉर द टूरिस्ट, ठीक है। आज आप हम जाएंगे तो हमको लगेगा हाय लोग कैसे रह रहे हैं ये लोग, तो बड़ी फैसिनेटिंग है, ठीक है। अद्भुत उनकी लाइफस्टाइल है रहने की, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, ठीक है। और सब एक साथ ऐसे रहते हैं विच रिप्रेजेंट द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडिया। मॉन्क, क्योंकि बुद्धिस्ट भी वहाँ पर हैं, ठीक है, टिबेटियंस भी हैं, कुर्ग मिलिट्री भी है, देखो मॉन्क भी आया, ठीक है, टिबेटियंस आ गए, उनका एक अलग कल्चर है। मार्शल अपन ने बात किया, ठीक है, आर्मी वाले लोग, तो आप सोचो कितना डाइवर्स आपको कल्चर मिल जाएगा सिर्फ कुर्ग के अंदर ही। अपन पूरी इंडिया की बात ही नहीं कर रहे हैं, ओके। कुर्ग कैसे पहुंचना हो मैम, अगर हमें घूमने जाना हो तो देखो कुर्ग पे आप रोड या रेल से पहुंच सकते हैं। अगर प्लेन के थ्रू जाना है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको बेंगलोर है, और बेंगलोर में मिल जाएगा। बाय रोड ये तकरीबन बेंगलोर से 250 से 260 किलोमीटर जितना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट थ्री इज व्हाट, दैट इज द टी फ्रॉम आसाम। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, कौन कौन से, राजवीर और प्रांजोल, ओके। राजवीर ही इज अ यंगस्टर फ्रॉम दिल्ली से है वो बेसिकली, और उसको नई नई चीज़ सीखने का बड़ा शौक होता है। प्रांजोल उसका बेस्ट फ्रेंड है और क्लासमेट है, और वो आसाम से ही बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी क्या है राजवीर का आसाम में विजिट करना। राजवीर एंड प्रांजोल आर ट्रैवलिंग टू आसाम बाय ट्रेन। अब प्रांजोल इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, बोला कि चल इस बार मेरे घर पे चल समर वेकेशन में। तो राजवीर बड़ा एक्साइटेड हो गया कि क्या बात है, चलो चलो मैं भी चलता हूँ, और क्योंकि ग्रीनरी देखना है, ठीक है, एंड टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ द लाइक ग्रीनरी और टी प्लांटेशंस। राजवीर टेल्स प्रांजोल, अब ये पूरा जब ट्रेन में बैठे जब चल रहा है और वो पूरा रास्ता जो पूरी ग्रीनरी है ये सब देख रहा है, तो इसमें राजवीर जो है वो प्रांजोल कह रहा है कि तुम्हें पता भी है टोटल 80 करोड़ कप्स जो है वो टी के रोजाना पिए जाते हैं पूरे दुनिया भर में, सोचो। अब ब्यूटीफुल टी गार्डन्स, ठीक है, रास्ता चल रहा है, राजवीर जो है खिड़की से बाहर देख रहा है,
ये देखकर जो है लाइक इट इज़ मस्मराइज्ड बाय हिज ब्यूटी, वो सुंदरता में खो गया है। जो ट्रेन से पूरा जो व्यू है दैट वाज आल्सो पैनोरामिक कंप्लीट व्यू। ओके, ग्रीनरी है बाहर की तरफ, सॉफ्ट पैड ग्रीन कलर के पैडी फील्ड, मतलब कि जो चावल के जो खेत है, ठीक है। दे गेव वे टू द टी बुशेस, ठीक है, मतलब रास्ता दे रहे टी बुशेस को जाने के लिए। मतलब पूरा ऐसा सिनेरियो ये बताया गया है। टी बुशेस मतलब जितना दूर तक तुम देखना चाहो ना, जितनी दूर तक तुमको नजर जाती है, तुमको उतनी दूर तक, ठीक है, टी के खेत जो है वो दिखेंगे ही दिखेंगे। अब इस पे ना राजवीर अपनी थोड़ी सी ज्ञान दे रहा है प्रांजल को, वो बता रहा है, ठीक है, कि बहुत सारी कहानियां हैं कि टी कैसे डिस्कवर हुई। उसमें से एक कहानी ये है, द चाइनीज लेजेंड सेज दैट टी के कुछ लीव्स जो थे एक्सीडेंटली फॉल हो गए थे बॉइलिंग वाटर में। ओके, जिसकी जब वो राजा ने वो बॉइलिंग पानी पिया था ना, तो उसको बड़ा टेस्ट आया था, और फिर वहाँ से टी का बनना शुरू हुआ। एक कहानी है। इंडियन लेजेंड टेल्स द बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, अब इंडिया में ये कहा जाता है, ये तो थोड़ा अजीब ही है। ओके, लेजेंड टेल्स द बुद्धिस्ट मॉन्क कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, देन टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दिस आईलिड्स। बोलो, ठीक है, उसने अपने आंख के पलके काट लिए, वो मेडिटेशन को नींद आ जा रही, तो उसने काट के फेंक दिए, जहाँ फेंके ना वहाँ पे टी के बुशेस जो है वो ग्रो हो गए उसके आईलिड से। सो द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर ड्रंक, इसके लिए कहा जाता है कि चाय पिए तो नींद गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये दो कुछ कहानियां हैं चाय को लेकर। अब चाइनीज़ लोगों को टी लवर्स कहा जाता है। तो राजवीर जो है वो प्रांजल को बता रहा है कि टी जो है वो सबसे पहले पी गई थी चाइना के अंदर, जैसे कि चाय, चीनी, ठीक है, ये जो शब्द है ना वो चाइना से ही आए हुए हैं, चाइनीज ओरिजिन से ही है। फ्रॉम चाइना से वो स्प्रेड हुआ यूरोप में, उसके बाद आया एशिया में। पहले तो टी को ऐसे लाइक मेडिसिन के तौर पे पिया जाता था, फिर आया बेवरेजेस में, ठीक है ना। अब ना ये मेन जगह पे एंटर हो गए, कहाँ पे, डेक्काबरी, ठीक है, जहाँ पे प्रांजल का पूरा घर है और जहाँ पे उनको उतरना है। सो द ट्रेन हैड स्टॉप्ड एट द मरियानी जंक्शन, वहाँ पे स्टॉप हुए। द बॉयज रीच देयर डेस्टिनेशन, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा सामान उठाया, एंड डी बोर्डेड द ट्रेन को खाली करके नीचे उतर गए, ओनली टू फाइंड अ प्लेटफॉर्म दैट वॉज टू क्राउडेड। प्रांजोल्स पेरेंट्स हैड कम टू रिसीव देम, प्रांजल के स्पेशली पापा वहाँ पे आए उनको रिसीव करने के लिए। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर दे रीच द डेक्काबरी, ठीक है, जहाँ पे प्रांजल का टी गार्डन था। आफ्टर टेकिंग अ टर्न एंड मेकिंग देयर वे थ्रू अ कैटल ब्रिज, ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली प्रांजल्स टी गार्डन आफ्टर टेकिंग अ टर्न लेकर, ठीक है, एंड मेकिंग द वे थ्रू द कैटल ब्रिज से थोड़ा सा वे करके आपको पूरा का पूरा डकाईबेरी जो था वो जगह पे आप पहुँच सकते थे। देयर टी गार्डन वॉज स्ट्रेच्ड अप अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, टी गार्डन इतना ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत बड़ी एरिया उसे कवर किया हुआ था। जितने भी बुशेस थे वर कट टू द सेम हाइट एंड दे हैड बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है, सेम हाइट का पूरा काटा हुआ था। फील्ड के अंदर टी प्लकर्स आपको देखने को मिल रहा, मतलब राजवीर देख रहा था वहाँ पर, वर सीन वेयरिंग एन एप्रन, और वो जो बम्बू बास्केट नहीं होता, यूँ पत्ते यूँ तोड़ तोड़ के महिला डालती हैं, ठीक है, बम्बू बास्केट इन ऑर्डर टू प्लग द फ्रेशली स्प्रॉटेड लीव्स। ऑन देयर वे टू द फील्ड प्रांजोल्स फादर गेव वे टू द ट्रैक्टर दैट वॉज लोडेड। अब जब वो जा रहे थे ना, इतने ट्रक का, तो ट्रक के लिए थोड़ा जगह दिया, और जो पूरी की पूरी ट्री जो चाय की पत्तियों से पूरी की पूरी भरी हुई थी। ये सब देखकर राजवीर फ्लॉन्ट्स हिज नॉलेज बाय मेंशनिंग दैट, ठीक है, तो उन्होंने तब राजवीर बोला कि ये तो सेकंड सीजन चल रहा है ना स्प्राउटिंग का, ऐसे करके, इट्स द सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड ऑफ द ईयर। पहले तो मई टू जुलाई में था, ठीक है, अभी समर वेकेशन आई है तो अब रहेगा, जिसकी वजह से ये जो मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट यील्ड देता है। तो ये सुनकर ना प्रांजल के पापा बड़े इंप्रेस हो गए, क्या बात है, बड़ा नॉलेज है तुम्हें तो, एंड ही सीम्स टू हैव डन अ लॉट। उन्होंने बोला मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पे आने से पहले काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके आए हो। प्रांजल हु वॉज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग मोर अबाउट द अमेजिंग बीवेज शोड हिज अटेंशन फॉर द सेम। अब प्रांजल को भी धीरे धीरे ये सब चीज़ एक्साइटमेंट करने लगी। पहले तो क्या वो यहीं पे पला पला था, इसलिए उसके सब नॉर्मल था, बट जब वो बातें चल रही थी ना राजवीर के, ये से बता रहा है, ये वो पापा इम्प्रेस हुए, तो फिर प्रांजल का भी इसके अंदर इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ नहीं, मैं यहाँ पे पला पला था, बट इतना तो नॉलेज नहीं जितना राजवीर को नॉलेज है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, मिसविल द ऑटर। ओके, नाउ मिसविल द ऑटर। अब इसमें क्या है, लेट्स से इन दिस स्टोरी द ऑथर गेविन मैक्सवेल वो बता रहे हैं अपने अनयूजुअल पेट के बारे में, मिसविल जो एक ऑटर है।
ओके, ही टेल्स दैट व्हेन हिज डॉग डाइड, जब उनका डॉग मर गया था तो उनको एक दूसरा पेट लेने की इच्छा हो गई थी. सून ही शिफ्टेड टू इराक, ठीक है, वो इराक में शिफ्ट हो गए थे जहाँ पे ही सॉ पीपल वर कीपिंग ऑटर्स एज अ पेट्स. ओके, सो ही डिसाइडेड कि भाई मुझे भी ऑटर ही रखना है. सो ही डिस्क्राइब्स वाइल ही हैड टू स्विच टू लंडन. उसके बाद इराक में गए थे, उसके बाद जब वो लंदन में शिफ्ट होने की बात कर रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई मिसविल को ले जाने में. ऑन रीचिंग द लंदन पीपल, लंदन पहुंचने के बाद लोग तो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे ये है कौन सा. सब अलग अलग तरीके के एनिमल उसको गैस कर रहे थे. तो ये पूरा थोड़ा सा इसके अंदर समरी आइडिया मैंने बता दिया. अब कैरेक्टर्स कौन है? दो ही कैरेक्टर हैं, एक तो खुद ऑथर गेविन मैक्सवेल और दूसरे मिसविल द ऑटर. अब गेविन मैक्सवेल जो है वो काफ़ी पोलाइट और केयरिंग पर्सन है और वो अपने पेट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है. और जबकि मिसविल जो है वो नरेटर का पेट है एंड ही इज़ वेरी फ्रेंडली, इंटेलिजेंट, फन लविंग क्रिएचर. ही प्लेज विद वाटर एंड अदर ऑब्जेक्ट लाइक द रबर बॉल. ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या है इसके अंदर. सो द ऑथर ट्रैवल्स टू द सदर्न इराक. ठीक है, सदर्न इराक में वो गया था 1956 में. ही डिसाइडेड टू कीप ऑटर एज अ पेट एज हिज नेटिव प्लेस ऑफ लिविंग. ठीक है, अब जहाँ पे वो रह रहा था ना, कमुसफेरना, आई थिंक स्पेलिंग थोड़ी गलत है, RNA आता है. ओके, कम्सफेरना हैड इनफ वाटर अराउंड. ओके, उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा पानी था और ऑटर जो पानी में रहने वाला जानवर था तो वो उसके लिए काफ़ी सूटेबल एरिया था. When the author mentioned about his wish to keep the otter as a pet to his friend, ठीक है, जब उसने अपने दोस्त को बताया तो he suggested him to take an otter. उससे बोला कि तुम्हें ऑटर रख लेना है ना, तो एक काम करो, तुम कहाँ से लो ऑटर? टिग्रीस मार्शेस से लो, एज दे आर क्वाइट कॉमन देयर. वहाँ पे आपको ऑटर बड़े आराम से मिल जाएंगे, वहाँ पे बिकते ही हैं. सो दे वर गोइंग टू द Basra to collect their mails. The mail of his friend reached but his mail did not arrive. ठीक है, अब बेसिकली वो कलेक्ट करने गए थे मेल, बट द मेल ऑफ हिज फ्रेंड रीच्ड, पर वहाँ पे वो पहुँचा नहीं था. अब क्या हुआ? द ऑथर सेंड अ टेलीग्राम टू इंग्लैंड एज हिज मेल हैड नॉट अराइव. उसने बोला कि उसने टेलीग्राम भेजा इंग्लैंड में कि भाई मुझे मेल नहीं मिला है. फॉर 3 days, ठीक है, 3 दिन तक वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया था. ही ट्राइड टू मेक अ फ़ोन कॉल बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम उसको वो फ़ोन कॉल मतलब वो कनेक्शन भी नहीं मिल रहा था. फाइनली 5 दिन के बाद उसको मेल आया. Once his mail arrived, he went to his room to read it. There he saw 2 Arabs with an otter. They told that it was for him. ठीक है, समझ में आया ना पूरी कहानी? मैं दोबारा तो समझा दूँ. चलो, उसके दोस्त ने क्या बोला कि टिग्रिस मार्शेस में जाओ, वहाँ पे आपको जो ये ऑटर वो मिल जाएंगे. तो अब ऑटर को कलेक्ट करने के पहले आपको बताना हम लेने आए हैं. ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली देवर गोइंग टू बासरा. ठीक है, बासरा जा रहे थे वो टू कलेक्ट देयर मेल्स कलेक्ट करने के लिए. द मेल ऑफ हिज फ्रेंड रीच्ड. ठीक है, अब बेसिकली मेल जो था वो पहुंच तो गया था उसके फ्रेंड का, बट उसको मिल नहीं रहा था. उसके फ्रेंड ने बोला भाई मैंने तुम्हें मेल भेजा है. ठीक है, मेल मतलब पत्र, अभी का ईमेल नहीं, लेटर. ठीक है, लेटर भेजा है बट लेटर वहां से निकल चुका है, यहाँ पे नहीं पहुंचा. हम कैसे किसी को व्हाट्सअप करते हैं तो टिक मारता है एक, मतलब अपने यहाँ से निकल गया बट उसके यहाँ पे नहीं पहुंचा. जब तक डबल टिक ना होता तो वहाँ पे पहुंचा नहीं है. तो सिमिलरली वो बात है. तो इसके लिए फिर ऑथर ने इंग्लैंड में टेलीग्राम भेजा कि भाई हमें मेल मिला ही नहीं है. तो 3 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया. उसने काफ़ी कोशिश की, नहीं हुआ, बट फाइनली 5 दिन के बाद मेल आ गया. और वो जब मेल रीड कर रहा है, जो वो पत्र, जब वो चिट्ठी रीड कर रहा है, तो वहाँ पे 2 अरब्स हैं ऑटर के साथ. वो कह रहे हैं कि ये ऑटर तुम्हारे लिए है, मतलब हमने रखा है आपके लिए यहाँ पे ऑटर. ओके, अब यहाँ पे ऑटर ने पूरी लाइफ बदल दी ऑथर की. द ऑटर केम ऑन टू द टाइल्ड फ्लोर फ्रॉम द सेक, मतलब बैग में से उसको ऑटर को निकाला, पूरा फर्श पे रखा. एट वंस इट अपीयर लाइक पहले तो दिखने में बड़ा सा वैसे लगा छोटा सा ड्रैगन है. ओके, क्यों? क्योंकि उसके हेड से लेकर टेल तक में पूरे के पूरे इस बॉडी वॉज कोटेड विद द मड. पूरा ये कीचड़ से भरा हुआ था, पानी में रहता था ना, पूरा कीचड़ से भरा हुआ था. इन बिटवीन द मड, ठीक है, मड के आप देखो तो बेसिकली पूरा वेलवेट कलर का फर उसके ऊपर है. रिजेंबलिंग अ चॉकलेट ब्राउन मोल अपीयर. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा चॉकलेट ब्राउन कलर का ऐसे उसका अपीयरेंस दिख रहा है. बहुत ज़्यादा डस्ट था उसकी बॉडी पे. एंड इट टुक द ऑथर अ मंथ्स टाइम टू रिमूव, मतलब उसको 1 महीना जितना लग गया उसके बॉडी से खाली ये मिट्टी निकालने में. बोलो, इतना ज़्यादा गंदे तरीके से था वो. नाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ द ऑटर. अब ऑटर उस घर में कैसे रह रहा है, क्योंकि समुद्र से निकला हुआ, ठीक है, मिट्टी में लोथपोथ होने वाला, कभी एक कन्फाइंड जगह पे उसने कभी देखी नहीं थी, तो अब उसके लिए कैसा था. अब नरेटर ने ऑटर का नाम क्या रख दिया? मिसविल रख दिया, इन शॉर्ट मिस. ठीक है, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स द ऑटर वॉज नीदर अनफ्रेंडली नॉट फ्रेंडली. ठीक है, मतलब
ना वो फ्रेंडली है ना अनफ्रेंडली, कुछ है ही नहीं, ठीक है। ना वो डरा रहा है और ना ही तुम्हारे साथ खेल रहा है। ही वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट, ठीक है। थोड़ा सा अचंबा वो खुद हो गया कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, तो वो थोड़ा सा ऐसे अकेला अकेला यूँ सुनसान होकर बैठा हुआ है। ही केप्ट ऑन स्लीपिंग ऑन द फ्लोर फार फ्रॉम द बेड। अब उसका जो बेड लगाया था ना वहाँ पे वो सो नहीं रहा था, या उसको तो ये आदत है बेड पे सोने की, तो वो फ्लोर पे ही जो था वो बेड से थोड़ा दूर सो गया था। द सेकंड नाइट ही केम ऑन टू द ऑथर्स बेड एंड स्लेप्ट इन द क्रुक ऑफ हिज नीज, ठीक है। सेकंड नाइट जब हुआ तो वो ऑथर के बेड पे आया और उसके नीज स्लेप्ट इन द क्रुक ऑफ हिज नीज, ठीक है। तो उसके नीज के यहाँ पे वो घुटनों के यहाँ पे सो गया। इन द डे ही केप्ट अ कीन इंटरेस्ट इन ए सराउंडिंग। अब जब सुबह का दिन हुआ, सेकंड डे दोपहर वाला दिन हुआ, तो उसको अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो समझ में आने लगी, पसंद आने लगी। द ऑथर मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, उसके लिए उसने एक बेल्ट बनाया। ओके, द ऑटर लाइक प्लेइंग इन द वाटर इन द बाथरूम, ठीक है। बाथरूम में उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था खेलने में ना। अब क्या हुआ, द मिस बिल्स एस्केप फ्रॉम द बेडरूम। अब हुआ क्या, पहली बार तो वो उसको लेके गया था बाथरूम में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 2 दिन, ठीक है, 2 दिन के बाद मिस बिल का क्या रिएक्शन था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। 2 days later मिस बिल एस्केप फ्रॉम द ऑथर्स बेडरूम, निकल गया। ही वेंट टू द बाथरूम, ही एंटर द बाथ टब एंड टर्न द टैप ऑन हिज पाव विद इन द मिनट्स। अपने वो नाखून छोटे छोटे पाँव से वो पूरा टैप खोल दे रहा था, इतना, ठीक है, इतना ज़्यादा वो अभी हैबिचुअल हो गया था पानी को लेकर। विद इन अ वेरी लेस टाइम ही बिकम वेरी फ्रेंडली, कम समय में काफ़ी फ्रेंडली हो गया। ही फॉलोड द ऑथर, ठीक है। जब भी ऑथर उसको बोले मिस यहाँ पे आ जाओ, तो उसके नाम को सुनकर वो वहाँ पे जा भी रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम तो खाली खेलने में, रबर बॉल के साथ खेलने में बिताता था। ही प्लेड इट लाइक अ सॉसर बॉल। हिज फेवरेट टॉयज वर द मार्बल्स, ठीक है। मार्बल्स के टॉयज फेवरेट थे। अब ये था कि मिसबिल को लेके जाना है घर, ठीक है। सो नाउ डेज पास्ट पीसफुली एट बासरा। बासरा में अच्छे से दिन गए, वो इसको लेने गया था, ठीक है, अच्छे से गए। द ऑथर हैड अ फियर। अब ये था कि भैया अभी है ना, हम लोग इसको कैसे लेके जाएं, ट्रांसपोर्ट कैसे करें टू इंग्लैंड। इंग्लैंड के बाद कहाँ पे जाना है, कैम्पस फरना, जहाँ पे मेन उसका नेटिव प्लेस था। द ब्रिटिश एयरलाइंस वुड नॉट। अब ब्रिटिश एयरलाइन तो कभी भी एनिमल को फ्लाई करने का अलाउ करती नहीं है। सो ही बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस। याद करना, क्वेश्चन आएगा कि किस तरीके से मिसविल को लेके गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देना। तो उसने पहली फ्लाइट कहाँ बुक की, पेरिस की बुक की। देन फ्रॉम देयर टू द लंदन, क्योंकि ब्रिटिश तो डायरेक्टली तो इंग्लैंड तो पहुँच नहीं पाएगा वो। द एयरलाइंस टोल्ड हिम टू पैक मिस इन अ बॉक्स। एयरलाइन बोला ठीक है हम तुम्हें अलाउ करेंगे, बट आप इसको एक बॉक्स में पैक कर लो। तो उसने मिसबिल के लिए एक बॉक्स बनाया। ही पुट हिम इनसाइड द बॉक्स बिफोर द फ्लाइट सो दैट इट बिकम्स हैबिचुअल, ठीक है, ताकि थोड़ी देर रहे तो वो थोड़ा उसके साथ सेटल हो जाए। देन ही वेंट टू हैव द लंच। ऐसे उसको बॉक्स में अंदर रख के वो लंच करने चला गया। और गेविन, when the author came back after some time he was shocked to see complete silence। बॉक्स के अंदर कुछ हलचल ही नहीं थी, बहुत साइलेंस था। और बॉक्स से ब्लड बाहर निकल रहा था, होल्स रखे थे ना उसके लिए। तो जब उसे बॉक्स को ओपन किया ही सॉ मिस कवर विद द ब्लड। ओनली 10 मिनट्स, अब खाली से 10 मिनट बाकी थे फ्लाइट में, और एयरपोर्ट जो था वो वहाँ से 5 माइल्स की दूरी पर था। ही केप्ट मिस इनसाइड द बॉक्स एंड हेल्ड द लिड विथ हिज हैंड, ठीक है। हाथ से बॉक्स में तो रखा, बट हाथ से वो उसका ढक्कन पकड़ के वो जा रहा है। नाउ द ऑथर सेट इन द कार विद द बॉक्स, ठीक है। बॉक्स के साथ वो कार में बैठ गए बिसाइड्स हिम। द ड्राइवर ड्रोव द कार वेरी फास्ट, क्योंकि बहुत कम टाइम था और इतना लंबा डिस्टेंस कवर करना था। जब वो एयरक्राफ्ट पहुंचे, और एयरक्राफ्ट मतलब टेक ऑफ होने ही वाला था, ही वॉज रस्ट थ्रू इट बाय द एंग्री ऑफिशियल्स एट द एयरपोर्ट, ठीक है। मतलब ऑफिसर भी कह इतनी देर कौन लगा, तुमको टाइम का समय पता नहीं चलता ये वो। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो थे वो गुस्सा हो गए उससे। ओके, देन अब ऑथर ने, एयरक्राफ्ट में क्या हुआ, तो बेसिकली ऑथर ने बुक की थी फ्रंट सीट। ओके, एंड ही कवर्ड द फ्लोर। अब जैसे कि पूरा फ्लोर था ना आगे, वहाँ पे उसने न्यूज़पेपर रख दिए थे। ही गेव द पार्सल ऑफ द फिश टू द एयर होस्टेस, कि भाई ऑटर के लिए था ना, तो भाई रख दो अंदर। सो शी सजेस्टेड हिम टू कीप द ऑटर ऑन हिज नीज, ठीक है। तो उसने बोला कि आप ऑटर को, बॉक्स को अपने नीज पे रखो। नाउ मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स। अब जैसे वो रखा, वो बात करे इतने में तो मिस जो है वो बॉक्स से बाहर निकल गया और ऐसे गायब हो गया ना एयरक्राफ्ट में, पता नहीं चला। और वहाँ पे एक औरत जो है शाउट कर रही है, और रेड चूहा आ गया, चूहा आ गया, डर के मारे। ओके, एंड पता नहीं क्यों मेरे को समझ आया कि औरतों को और लड़कियों को डर चूहों से और कॉकरोच से डर क्यों लगता है, ठीक है। तो वो डर के मारे उछल रही है पूरे प्लेन में। द ऑथर ट्राई टू कैच द ऑटर, ठीक है, बट वो उसके हाथ में नहीं आ रहा था। तो एयर होस्टेस उसको बोला कि आप यहीं बैठिए, ठीक है, मैं ऑटर को ढूंढ के लेके आती हूँ आपके पास। वेरी सून द ऑटर केम नियर द ऑथर, वो आ गया एंड क्लाइम्ड ऑन हिज नीज, ओके, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया।
ही स्टार्टेड रबिंग हिज फेस एंड नेक विथ हिज नोज, ठीक है, ऐसे करके नहीं वो करते हैं, वो पूरा सफाई सफाई कर रहा है ना। अब मिस फाइनली लंदन पहुंच गया। द ऑथर रिमेन्ड इन लंदन फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मिस केप्ट ऑन प्लेइंग विद द पिंग पोंग बॉल से खेल रहा है, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स, ओके, टेरेपिन शेल, ऐसे करके जो भी उनके लिए मार्केट से जो लाए थे, या मार्शेस, जब वो टिगरी मार्शेस से साथ साथ में वो सब चीज़ें भी लाए थे जो वहाँ पे वो खेलता रहता था, ठीक है, वो सब के साथ जो थे वो वहीं पे खेल रहा था। नाउ ऑथर एक्सरसाइज मिस ऑन अ लीड ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है, अभी था कि बाहर तो लेके जाना पड़ेगा ना, ठीक है, शुशु पोटी के लिए बाहर तो लेके जाना पड़ेगा, घर में तो नहीं करेगा, तो अब ना उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस दिलवा रहे हैं स्ट्रीट पे चलने की। सो मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टन हैबिट्स, जैसे कि स्ट्रीट्स पे वॉक करना, ओके, देयर वाज अ प्राइमरी स्कूल ऑपोजिट टू ऑथर्स हाउस, बिल्कुल उसके सामने एक प्राइमरी स्कूल था, एंड ही वुड टेक द ऑथर नियर द आउटर वॉल ऑफ विच वॉज सम 2 feet हाई, ठीक है, तो थोड़ा सा यूं ऊपर की तरफ था, एंड ही वुड देन गैलोप ऑन टू हिज दिस डिस्ट्रैक्टेड, वो उस पर चढ़ जाना, बच्चे उसको देखना, स्टाफ उसको देखना, जब वो सड़क पे चलता था तो जो लोग थे लंदन के वो पहचाने नहीं पाते कि ये जानवर कौन सा है, तो वो कोई ना कोई गैस करते थे, ठीक है, कुछ ना कुछ वाइल्ड गैसेस उनके होते थे। तो इस तरीके से ऑटर वहाँ के लिए बहुत अजीब सा एक जानवर था, पता नहीं कौन है और कैसे रखा जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द कहानी ऑफ द मिस बिल। चलिए नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 9, मैडम राइड्स द बस। ओके, चलो, तो अब ये एक सेंसिटिव स्टोरी है एक 8 साल की प्यारी सी गुड़िया की। इट डिस्क्राइब्स हर फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, ठीक है, अपने गांव से वो एक बस में ट्रैवल कर रही है, बाहर की दुनिया उसको इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही है, बस राइड उसके लिए एक मिस्टीरियस जर्नी हो गई है। शी वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस दिस मिस्टीरियस जर्नी अलोन, मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन उस लड़की ने जो है वो नेबर्स से निकाली, आसपास के लोगों से निकाली, पैसे कलेक्ट किए, और इस तरीके से उसने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया। तो चलो देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। ओके, वल्यामी एंड हर पास्ट टाइम। ओके, अब वल्यामी एक लड़की जिसका एक्चुअली नाम हम लेंगे शॉर्ट में वली। ओके, 8 साल की लड़की, एंड शी वांटेड टू नो अबाउट द न्यू थिंग्स, क्यूरियोसिटी थी कि नई नई चीज़ें जाननी है। तो अब क्या ना, एक्चुअली उसके गांव में उसके आसपास उसकी एज जितना कोई था ही नहीं उसके साथ खेलने के लिए। सो इसका फेवरेट पास टाइम, ठीक है, ये था कि भाई दरवाजे पे खड़े रहकर, घर के बाहर के दरवाजे खड़े रहकर वो लोगों को देखती रहती थी, ऑब्जर्व करती रहती थी, जो लोग बात करते थे वो सुनती थी, इसकी वजह से उसको नई नई चीज़ें पता चल जाती थी। तो अब उस पूरे स्ट्रीट पे ना बस जो थी वो ट्रैवल करती थी टू विलेज टू द टाउन। ओके, एंड वहाँ पे हर बार नए लोगों का चेहरा उसको दिखाई देता था, एंड वो देखकर उसको बड़ा मज़ा आता था। सो एवरी डे व्हेन वली वॉच द बस, ठीक है, जब वो रोज़ाना वो देखती थी बस को ट्रैवल करते हुए, तो उसकी भी इच्छा जाके मुझे बस में ट्रैवल करना है। अभी दिन ब दिन उसकी इच्छाएं जो थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई, अनटिल इट बिकम अ डिज़ायर, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली विश कन्वर्ट हो गया डिज़ायर के अंदर। विश मतलब, ठीक है, विश मतलब कि यार एक बार बस में जाना है, अब मेरे को बस में जाना ही है, ये डिफरेंस है, ठीक है, बस में जाना ही है मेरे को किसी भी हालत में, तो ये उसकी डिज़ायर बन गया। सो अब ना वो लोगों को स्टेयर करती थी जब वो बस से उतरते थे, चढ़ते थे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स वेंट ऑन अ बस राइड, इट डिस्क्राइब्ड हर अबाउट द बस जर्नी, ठीक है। एक बार क्या हो ना कि एक इसका गाँव में कोई दोस्त था, वो बस में गया था, तो वो पूरी पूरी इसको जर्नी बता रहा था, और वो देखकर तो उसको और ज़्यादा जेलस हो गया, उससे काफ़ी जेलस हो गई वो कि वो गई और मैं नहीं गई, ठीक है। सो फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स वाली लिसन, अब इसकी वजह से अब तो उसका हो गया, नहीं अब तो मेरे को भी जाना है, वो गई और मैं बस में नहीं बैठी हूँ, ऐसे कैसे। तो दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वली जो है वो आसपास के लोगों की बातें सुनती गई जो बस में ट्रैवल कर रहे थे। शी इवन आस्क्ड, कई बार तो वो आते जाते लोगों से जो रेगुलर ट्रैवल्स होते हैं, जैसे आज वो महीने बीतने मतलब कि वो शक्ल तो याद होगी कि ये तो रोज़ बंदा आता जाता रहता है, तो उनसे कई बार रोक 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 के उनको सवाल पूछती थी। सो दिस वे, उस तरीके से उसने हर एक माइन्यूट डिटेल जो है वो बस जर्नी की उसने गैदर कर ली। अब क्या गैदर किया, शी वॉज द फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे, पूरी ट्रिप के लिए 60 पैसे, और टोटल कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट्स। तो वो पूरा टाइम कैलकुलेट कर रही है, सब कुछ पूरी प्लानिंग बना रही है। अब वली ने बस कैसे लिया, वली टुक द बस ऑन अ स्प्रिंग आफ्टरनून, दोपहर का टाइम था, ठीक है, तब उसने बस ली। देयर वर ओनली 6 to 7 पैसेंजर्स इन द बस, और बस जो थी काफ़ी नई थी, सॉफ्ट लग्जूरियस सीट्स थी उसके अंदर। जो कंडक्टर था वो भी जॉली टाइप पसंद था, ठीक है, हंसी मजाक वाला था। एंड आस्क्ड वली टू गेट सीटेड, उससे बोला कि भाई वली बैठ जाओ बस में, वरना लग जाएगा। ओके, और उसने वली को मैडम की तरह एड्रेस किया।
शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड, वो बस के बाहर देख रही है और बाहर वाला व्यू देखकर बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव लग रहा है। शी कुड सी द कैनाल, पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स, ब्लू स्काई, सब दिख रहा है उसको। ठीक है, बस के बिल्कुल नज़दीक में से काव जो है वो भाग रही है टूवर्ड्स द बस, और जिसकी वजह से वो छोटी सी गाय का बछड़ा था, ठीक है, उसको देख कर उसको बड़ी हंसी आ रही है, वो उसको देखते तालियां बजा रही है। मतलब जो वो गाय थी ना, वो ऐसे ऐसे नहीं कि बस जा रही है उसके साइड से, वो बस में कई बार इंटरप्रेट करना ऐसे बीच बीच में आ रही थी, जिसकी वजह से ड्राइवर को बार बार हॉर्न बजाना पड़ रहा था। अब वली पहुंच गई बस पे, टाउन पे। द बस रीच द टाउन आफ्टर सम टाइम। वली वॉज ऑन सीइंग द ब्राइट शॉप्स, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। बस वो बस में ही बैठी, दूसरे पैसेंजर्स जो है वो नीचे उतर गए। कंडक्टर ने उसको बोला कि तुम भी नीचे उतरो, थोड़ा सा जाओ देखो, एंड टोल्ड हिम दैट शी वुड गो बैक इन द सेम बस। शी रिफ्यूज हिज ऑफर ऑफ गिविंग, उसने फिर बोला कि चलो मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ, तो उसने मना किया कि नहीं मेरे को नहीं पीना है। तो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी, एट द एज ऑफ 8 ईयर, ठीक है, वो किसी भी चीज़ से फिसली ही नहीं, है ना वो दुकानें देखे फिसली ना क्या। अब रिटर्न जर्नी में क्या हुआ, वली सॉ द सेम वंडरफुल साइट्स ऑन द रिटर्न जर्नी। शी वॉजन बोर्ड, ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट। वो जब वापस आई फिर भी बोर्ड नहीं हुई, रास्ता तो पूरा सेम ही था, फिर भी सेम एक्साइटमेंट था। सडनली जो गाय, वो जो छोटा सा बच्चा था ना, यंग गाय, ठीक है, वो जब उसको देख रही थी कि यहाँ आ रही थी, शी सॉ अ यंग गाय लाइंग डेड बाय द रोड साइड, एंड इट वॉज द सेम काउ, ठीक है, जो बस के की तरफ दौड़ रही थी। शी वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, वो देखकर वो इतनी ज़्यादा दुखी हो गई। द बस मूव्ड ऑन बट द थॉट्स, अब ना वो बिल्कुल शांत हो गई, चुप करके बैठ गई। बस चल रही है बट उसके दिमाग में वो गाय जो है वही घर करके बैठी है, अब उसको कोई भी नज़ारे अच्छे नहीं लग रहे हैं। शी नो लॉन्गर लुक्ड आउटसाइड द विंडो। व्हेन द बस रीच्ड हर विलेज शी ran स्ट्रेट फॉर होम। हर मदर डिड नॉट, वो घर चली गई, उसकी मम्मी को पता नहीं लगा, क्योंकि उसकी मम्मी का ये सोने का टाइम होता था, तो वो सोने के टाइम के हिसाब से वो घर पे वापस आ भी गई। तो उसकी मम्मी को पता भी नहीं चला कि वो इतनी लंबी जर्नी खुद अकेली करके आई है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, द सरमन एट बनारस। ओके, अब बेसिकली सरमन मतलब कि प्रवचन, ठीक है, तो पहला प्रवचन जो है वो बनारस में दिया गया था, वो चैप्टर उसके लिए है। किसने लिखा है, बेटी रेनशॉ ने लिखा है। ये चैप्टर जो है वो गौतम बुद्धा की पूरी थोड़ी कहानी बता रहा है और कैसे उनको एनलाइटमेंट हुआ था वो बता रहा है। हिज फर्स्ट सरमन वॉज डिलीवर्ड एट बनारस नियर द बैंक ऑफ द गंगा। किस्सा गौतमी वॉज द फर्स्ट वन टू रिसीव दिस सरमन। ठीक है, अब क्या हुआ था, चलिए देख लेते हैं। कैरेक्टर्स में बुद्धा जी हैं और किस्सा गौतमी हैं। ठीक है, गौतम बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, अपने को पता है। ही वॉज अ स्पिरिचुअल टीचर, ठीक है, जिनको पूरा यूं एनलाइटमेंट आ गया था रिगार्डिंग द वर्ल्ड की क्या दुख और पीड़ा है पूरी दुनिया भर में। किस्सा गौतमी जो है, शी वॉज अ यंग मदर, जिनका एक ही बेटा था जिसकी मौत हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी एंड अपने बच्चे से, बट एट द सेम टाइम शी बिकेम सेल्फिश, और वो अपने बेटे को किसी भी हालत में वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। तो अब पहले चैप्टर की शुरुआत हो रही है बुद्धा के थोड़े बचपन से। तो बुद्धा जो है वो एज अ प्रिंस लाइक बॉर्न हुए थे एज अ प्रिंस, ठीक है, राजा के बेटे थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा, नॉर्थ इंडिया में। एट द एज ऑफ 12 ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। 4 साल के बाद जब वो घर आ रहे थे तो उनकी शादी हुई एक रानी से, उनमें से उनको एक लड़का हुआ, एंड वो अपनी 10 साल तक उसने पूरी जो रॉयल लाइफ है ना, ठीक है, राजा महाराजा वाली ज़िंदगी होती है वो उसने जी। ओके, अब वो ज़िंदगी जो उसने कभी कोई दुख देखा ही नहीं था और ना ही कुछ पता भी था, तो ही वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वन डे ही सॉ अ सिक मैन, एन ओल्ड मैन, अ फ्यूनरल प्रोसेसिंग एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर द मनी एंड फूड। ये सब कुछ देख कर ना वो बुद्धा बन गए, एंड ही देन वेंट आउट टू सीक द एनलाइटमेंट। ठीक है, अब वो स्पिरिचुअल गाइडेंस के तलाश में निकल गए घर से। नाउ ही ट्रैवल्ड एमलेसली फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक वो यहाँ वहाँ घूमते गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ही स्टेड अंडर अ पीपल ट्री, कि भाई मुझे यहाँ पे एनलाइटमेंट मिलेगा, मुझे ज्ञान मिलेगा। आफ्टर 7 डेज ही गॉट एनलाइटमेंट, और फिर उस ट्री का नाम रखा गया बोधि ट्री, दैट मीन्स अ ट्री ऑफ विजडम। देयर ही बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज नॉलेज, और वहाँ से वो बन गए बुद्धा। ठीक है, नाउ अब उनका पहला जो प्रवचन था। So Buddha preached his first sermon at the city of Banaras. It is the holiest of the dipping places over the Ganga. हमें पता नहीं ये बनारस वाराणसी इसको हम कहते हैं, ठीक है, तो गंगा नदी बहती है
दिस sermon reflects the Buddha's wisdom about the kind of suffering. ठीक है, ये ऐसा दुख होता है जो जिसको बुला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उस पर उन्होंने पूरा ज्ञान दिया था. दैट वॉज द फर्स्ट प्रीचिंग. तो अब क्या था उसके अंदर, ये ज्ञान आया कहाँ से, तो ये मतलब किस्सा गौतमी को जब उन्होंने ये ज्ञान दिया था, तो किस्सा गौतमी का एक ही बेटा था एंड ही वो मर चुके थे और शी कैरिड हर डेड सन इन हर आर्म्स. और वो डोर टू डोर भटक रही थी, भाई कोई मेरे बच्चे को मेडिसिन दे दो, कोई मेरे बच्चे को ठीक कर दो. जो नेबर्स थे उनको बड़ा दुख आ रहा था, बड़ा वो हो रहा था कि बेचारी क्या कर रही है, समझ ही नहीं पा रही है, पागल हो गई है, मतलब अब मरे हुए कोई किसी जिंदा कर सकता है. सो दे वर हेल्पलेस एज किस्सा एंड कुड नॉट गो अगेंस्ट द विल ऑफ द गॉड. समझा भी रहे कि ये भगवान की नियति है. फाइनली समबडी सजेस्टेड, ठीक है, उनमें से एक ने सजेस्ट किया कि एक काम करो, आप ना बुद्धा के पास जाओ. किस्सा गौतमी जो है वो बुद्धा से मिलती हैं. बुद्धा टोल्ड हर टू ब्रिंग, उन्होंने बोला कि ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता हूँ, बट उसके लिए एक कंडीशन है कि आप ना मुट्ठी भर राई के जो सीड्स है वो लेके आओ फ्रॉम द हाउस, और उस घर में जहाँ पे कभी किसी की डेथ ना हुई हो. किस्सा थॉट के तो बड़ा आसान टास्क है, चलो जाती हूँ मैं. और इस तरीके से वो घर 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 जाने लगी विले, पर उसको एक भी सिंगल घर ऐसा नहीं मिला जहाँ पे उनके प्रियजनों की कभी मौत ना हुई हो. तो शी सेट डाउन होपलेस टायर्ड. तब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो कितनी सेल्फिश है. हर एक के घर में तो कुछ ना कुछ तो घटना घटी है, तो डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, ये तो सबके लिए कॉमन है. यहाँ पे बुद्धा जी ने उनको कहा द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इज ट्रबल्ड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन. यहाँ पे ब्रीफ नहीं आएगा, ग्रीफ आएगा, ठीक है. एंड कंबाइंड विथ मतलब कि जो पैदा होता है ना, जो भी पैदा हुआ है उसकी ज़िंदगी के अंदर ये सब चीज़ें होनी ही है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवॉइड डेथ, ठीक है. आप मृत्यु से छुटकारा कभी पा ही नहीं सकते हो. जैसे एक पका हुआ फल, उसको जब फल पक जाता है उसको पता है कि उसको नीचे गिरना ही है, ठीक है. जो पॉटर होता है उसको पता है कि मैं कितना भी सुंदर मटका बना दूँ, कुछ बना दूँ, पर टूटना ही है. ओके, सिमिलरली जो मॉर्टल्स हैं दे हैव द डेंजर ऑफ डेथ, ठीक है. जो पैदा हुए हैं उनके लिए वो मरने का है ही. तो समझदार इंसान, ठीक है, समझदार इंसान हो या बेवकूफ़ इंसान हो, बूढ़ा हो या यंग हो, सब के सब मौत उनको आनी ही है. ओनली द वाइज, ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो समझदार होगा वो ज़्यादा दुख नहीं करेगा और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा. ऑल द वीपिंग एंड ग्रीविंग विल ब्रिंग मोर पेन एंड सफरिंग टू द बॉडी, ठीक है. अब ज़्यादा तुम दुख करते हो तो तुम्हारी बॉडी इसमें ख़राब होती है, तुम बीमार पड़ जाते हो. तो वन हु इज़ कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड एंड विल बी फ्री फ्रॉम सोरो. तो जो इंसान समझदार है, ठहराव है जिसकी ज़िंदगी में, तो वो समझ सकता है कि ये नियति का खेल है, जो पैदा हुआ है वो जाएगा ही जाएगा. तो ये उनकी पहली ज्ञान दिया था. वहाँ से बुद्धा जी फिर टीचिंग्स देने लगे थे. ओके, चलिए. सो लास्ट चैप्टर द प्रपोजल. ओके, तो शुरू करते हैं प्रपोजल वाला चैप्टर और देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर. और वैसे ये चैप्टर थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन भी लगता है, ठीक है. तो आई एम ट्राइंग क्या थोड़ा ईजी करके दूँ. सो प्रपोजल जो ये वन एक्ट प्ले है. वन एक्ट प्ले का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पर पूरा का पूरा, कहीं पे कुछ ये वो जगह नहीं, एक ही जगह पे पूरे के पूरे प्ले को जो है वो रचा गया है विद द वेरी जो उसके कैरेक्टर से किरदार है वो थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है. ये एक रशियन स्टोरी है और जिनके राइटर और ड्रामेटिस्ट है एंटोन चिकोव. ओके, ये द प्ले सेट इन अ रूरल कंट्री साइड ऑफ रशिया. अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ द स्टीफन, ठीक है. अब बहुत पुराने समय से एक साथ नेबर रहते थे, काफ़ी पैसे वाले. कौन? स्टेफन चुबुको और इवान लोमो. ओके, एंड जो लोमो है वो स्टीफन की बेटी का हाथ मांगने आया था, जिसका नाम था नतालिया. अब दे एज द थ्री ऑफ देम आर वेरी प्राउड एंड कॉरलसम, ठीक है. तीनों के तीनों फिर घमंडी भी थे और ना झगड़ालू भी थे. तो वो जब भी छोटी छोटी सी बातों पे भी वो झगड़ा करने लग जाते थे. सो द प्रपोजल ऑफ मैरिज इज मेड फाइनली बट द क्वारलिंग कंटिन्यूज, ठीक है. प्रपोजल तो हुआ बट झगड़ा कायम रहा. तो चलो इसके अंदर कौन कौन से हैं. तो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो चुबुकोव जो लैंड लॉनर है और नतालिया के फादर हैं. नतालिया जो एक जवान लड़की हैं जो काफ़ी फ्यूजी और आर्ग्यूमेंटेटिव है, मतलब चीज़ों डिस्कशन बहुत कर लेती है. लोमो काफ़ी यंग मैन है और वो नतालिया से शादी करना चाह रहा है एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है. लोमो जो है वो बेसिकली 35 ईयर्स के आसपास का है और नतालिया 25 ईयर्स के आसपास का. मेन कहानी में ऐसा ही है, ठीक है. और नतालिया इतनी सुंदर दिखने को नहीं है, थोड़ी आर्ग्यूमेंटेटिव है, तो इसके लिए कोई से शादी करता ही नहीं है. और लोमो जो है वो 36 ईयर का हो गया, तो अब उसके लिए कोई शादी करने के लिए कोई लड़की बची नहीं, तो अब वो इसके लिए कि चलो नतालिया से शादी कर लेता हूँ ऐसे करके. तो अभी चैप्टर में क्या है चलो देखते हैं हम लोग. सो अब यहाँ पे जो प्ले है वो बिगिन होता है विद द सीन सेट इन द चुबुकोस हाउस, ठीक है. चुबुको के घर पे
जो लोमो है वहाँ पे आता है और चुबुको से मिलता है। चुबुको उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको कह रहा है कि बैठो बैठो, और उनसे मतलब वो है ना पूरी ऐसे इवनिंग ड्रेस मतलब पूरा यूँ पहन के आ रहा है, मतलब सज धज के आ रहा है, टाई कोट वगैरह पहन के आ रहा है। तो वो पूछ रहा है कि भाई तुम इतना ज़्यादा सज धज के क्यों आए हो? तो लोमो कह रहा है कि कुछ नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने ही आया हूँ। तो फिर उनको धीरे धीरे कह रहा है कि ही वॉन्ट्स टू रिक्वेस्ट हिम, कि मुझे कुछ रिक्वेस्ट करनी है। सडनली ही गेट्स एक्साइटेड। चुबुक फील्स दैट ही मस्ट हैव ओके चुबुको फील्स दैट ही मस्ट हैव टू कम टू बोरो मनी फ्रॉम हिम। अब ना एक्चुअली लोमो ने उसको कुछ पैसे उधार दिए थे, तो अब उसको लगा कि यार ये तो पैसे मांगने आया है, पर मैं तो नहीं देने वाला हूँ पैसे, ठीक है, मैं तो पैसे खा जाऊंगा। तो लोमो स्टार्ट्स टू स्पीक एंड टॉक्स अबाउट, अब फिर ना लोमो यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है फाइनली, ठीक है। फाइनली वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे आपकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुन के तो चुबुको जो है वो एक्साइट हो गया, क्योंकि हर एक बाप की इच्छा होती है कि भाई मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए, वो सही सलामत से अपने पति के घर पे चले जाए। वो काफ़ी ढूंढ भी रहा था, बट जैसे उसका मैंने कहा कि नतालिया थोड़ी सी ठीक ठाक थी दिखने में और बहुत ज़्यादा ऐसे आर्गुमेंटेटिव थी, तो इसके लिए कोई रिश्ता बन ही नहीं पा रहा था। तो ये सुन के तो चुबुको खुश हो गया कि चलो लोमो आ रहा है, इतने सालों से जानता भी हूँ, पैसे वाला भी है, मेरी बेटी खुश भी रहेगी, तो क्या दिक्कत है। सो नाउ चुबुको गेट्स सो हैप्पी दैट ही स्टार्ट्स टू बिहेव इडियोटिकली। अब वो खुश हो गया सुन के, बट उसकी कोई हरकतें जो थी वो बड़ी अजीब सी थी। ही हग्स लोमो, ठीक है, लोमो को हक कर रहा है, किस कर रहा है उसको। लोमो आस्क्स चुबुको दैट ही वांट्स हिज कंसेंट फॉर द मैरिज, ठीक है। तो उसने बोला कि बस आप हमें हामी भर दीजिए मैरिज के लिए। तो चुबुको टेल्स हिम दैट ही वॉज ऑलवेज होपिंग दैट ही वुड कम। तो वो कह रहा है कि मुझे तो शुरू से पता था कि तुम एक ना एक दिन तो आओगे मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। सो अब इसमें क्या हुआ, लोमो थिंक्स अबाउट नतालिया और उसकी लाइफ के बारे में सोच रहा है। तो लोमो स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग ड्यू टू द ओवर एक्साइटमेंट। ही सेज दैट इफ ही would have looked for a perfect partner, he would have never got one and would have remained unmarried। वो कह रहा है कि अगर मैं एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में, तो शायद मुझे कभी मिलेगा ही नहीं और मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। तो उसको ऐसा लगता है कि नतालिया जो है वो अच्छी घर, मतलब अच्छा, शी इज अ गुड हाउस गुड कीपर, मतलब कि हाउस वाइफ वो अच्छी बन जाएगी। ही सेज दैट शी इज़ नॉट बैड लुकिंग, वो इतनी भी ख़राब नहीं है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी हुई है। तो ही फील्स कि भाई मैं इतना, मेरी उम्र तो बढ़ चुकी है, ठीक है, मेरी शादी की उम्र तो कब की ढल चुकी है। अब जो है ही शुड लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। अब मुझे ना एक स्थिर वाली ज़िंदगी चाहिए, मतलब कि वाइफ होनी चाहिए, घर में खाना बनाए, मैं जाऊँ, ये वो पूरा एक नॉर्मल लाइफ उसको चाहिए। ओके, सो ही स्टार्ट्स टू जंप लाइक अ मैड पर्सन। ये सब सुन के वो, जब उसके पापा ने हाँ बोला तो वो पागल हो गया कि चलो भाई मेरा सपना, ड्रीम कम ट्रू। सो यहाँ पे बात हो रही है, अभी बातचीत चल रही है लोमो और नताला के बीच में। नताला को उसके पापा ने बुलाया कि अजी सुनती हो बेटा, बाहर आ जाओ, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। तो नताला आ रही है बाहर और लोमो से पूछ रही है वाई ही हैड नॉट कम देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इतने देर में कभी तुम दिखे नहीं। ओके, शी इन्फॉर्म्स लोमो अबाउट द हार्वेस्ट। फिर वो यहाँ वहाँ की बातें कर रही है, ठीक है। तो वो बता रही है कि भाई खेत में, भाई खेत कैसा हुआ था, हार्वेस्ट कैसा हुआ। शी आस्क्ड हिम व्हाई। तो उससे फिर ये देखा कि तुम तो बड़े सच धज के आए हो, क्या हुआ, ठीक है, कहीं पे जा रहे हो क्या तुम। तो बिफोर लोमो टोल्ड नतालिया हिज पर्पस, अब जब वो लोमो उसको बताने जा ही रहा था कि भाई मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ओके, वो बात से भटक गए और दूसरी बात पे आ गए। ही स्टार्ट्स टेलिंग हर दैट ही हैज़ नोन, ओके, ही स्टार्ट्स टेलिंग हर दैट ही हैज़ नोन हिज फैमिली फॉर। अब ना डायरेक्टली नहीं बोला कि तुमको प्रपोज करने है, शादी करना है, वो अभी यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, ठीक है, इधर उधर की बातें। तो ये इधर उधर की बातों में वो कह रहा है उसको कि हम तो भाई आपकी फैमिली को बहुत पहले टाइम से जानते थे। ही ऑल्सो टेल्स दैट हाउ ही इनहेरिटेड, कि है ना किस तरीके से मेरे पूर्वजों ने, ठीक है, हिज लैंड एंड हाउ ही रेस्पेक्ट्स हर फादर, कि मेरी लैंड आपको दी गई है, हमारी लैंड आपको दी गई, ठीक है, मैं आपके फादर की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। ही टेल्स नतालिया की जो ऑक्सन मीडोस हैं, ओके, टच नतालियास बिर्चवुड। ऑन हियरिंग दिस नतालिया सेज दैट ऑक्सन मीडोस आर देयर्स, ठीक है। तो वो अभी गुस्सा हो गया। ऑक्सन मीडो मतलब वो जगह का नाम, खेत का नाम। तो वो बोले वो हमारा है भाई, वो तुम्हारा नहीं है। अब यहाँ पे प्रपोजल गया साइड में और झगड़ा हो गया शुरू, ठीक है। अब ये आर्गुमेंट सुना ही दिया। नाउ नतालिया वॉज गेट सीरियस एंड टेल्स हिम दैट ऑक्सन मीडोस डू नॉट बिलोंग टू हिम, वो तुम्हारा है ही नहीं। जब उसने बोला कि भाई वो हमारे पूर्वजों ने आपको दिया हुआ था, ओके, तो वो कह रही कि नहीं वो तो एक्चुअली हमारा ही है। यहाँ पे लोगों क्लेरिफाई कर रहा है कि भाई ऑक्सीमेडोस जो है वो हमारा है, मेरे पास सारे सारे पेपर्स हैं, प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं सब कुछ ला के दे सकता हूँ। नताला फिर भी नहीं मान रही है, शी सेड कि वो हमारा ही है। लोमो रिफ्यूज कर रहा है। ही टेल्स हर दैट हिज आंट्स ग्रैंड मदर गेव दोस मीडोज टू हर फादर्स ग्रैंडफादर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, हिज आंट्स ग्रैंड मदर
ओके। उन्होंने ये मीडोज जो है वो किसको दिए थे, उनके फादर के ग्रैंडफादर को। द पीजेंट्स यूज्ड द लैंड फॉर, और तो जो किसानों ने ये लैंड जो है वो 40 साल तक उन्होंने इसका यूज़ किया। नताला फिर भी अपने पॉइंट पे टिकी हुई है, ठीक है, कि नहीं मीडोज जो है वो उनका है। तो लोमो ऑन द अदर हैंड सेज दैट ही हैज अ डॉक्यूमेंट, ना डॉक्यूमेंट है मैं प्रूव कर सकता हूँ। नताला टेल्स हिम दैट ही हैड दैट लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स। ना वो कह रही कि हमारे पास तो ये लैंड 300 सालों से है। दोनों जने फाइटिंग करना कंटिन्यू कर लेते हैं ओवर द ओनरशिप, एंड लोमो ऑफर्स टू मेक द प्रेजेंट ऑफ देम टू नतालिया। शी ऑल्सो सेज दैट शी कैन मेक अ प्रेजेंट ऑफ देम टू हिम। तो उसने तो लोमो कह रहा ठीक है भाई, अभी मेरी तरफ से तुम इसको तोहफा समझ के रख लो। तो वो तो बोल रहा है कि तुम क्या मुझे तोहफा दोगे, मैं तुमको ही तोहफा दे सकती हूँ। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर वो चिल्लाना शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे चुबुको, ठीक है, वो भी अजीब, मतलब फादर है तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना चाहिए, नहीं अब वो भी है ना इस आर्गुमेंट के अंदर, आर्गुमेंट को सॉर्ट आउट करने की जगह वो उसके अंदर घुस गया है। क्या हुआ, चुबुको ऑल्सो एंटर, अब वो रूम में आ गया। नतालिया जो है वो कह रही है पापा से, पापा इसको बता दो तो कि ऑक्सीमेरोन्स जो ऑक्सीजन मिडोज जो है वो हमारे हैं। तो चुबुको जो है वो नतालिया को सपोर्ट कर रहे हैं एंड रिगार्ड कि भाई हाँ भाई वो तो हमारे ही है। तो लोमो रिफ्यूज कर रहा है। चुबुको सेज दैट बाय शाउटिंग लोमो कैन नॉट प्रूव, ठीक है भाई तुम ये प्रूव कर ही नहीं सकते हो कि तुम्हारा है, ऐसे करके वो भी चिल्लाने लगा लोमो के ऊपर। लोमो को एक्यूज कर रहा है वो बाय सेइंग दैट ही कैन नॉट टॉक टू हिम, ठीक है, तुम मेरे साथ इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे उम्र में 2 गुना ज़्यादा हूँ। तो लोमो सेज दैट ही इज कॉलिंग हिज लैंड, लोमो प्यार से करके भाई वो मेरी ज़मीन है, मैं अपनी ज़मीन को ही तो अपनी कह रहा हूँ। एंड वॉन्ट्स हिम टू स्पीक, और उनसे कहा कि आप भी शांति से बात कीजिए। ही कॉल्स चुबुको अ लैंड ग्रैबर, ठीक है, उससे बोला कि हथियारे हो तुम हमारी ज़मीन। तो लोमो थ्रेटन्स दैट ही वुड टेक चुबुको, अब उसे बोल रहा है कि अब मैं तुम लोगों को कोर्ट तक लेके जाऊंगा, ऐसे करके बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ एक दूसरे के बीच में। ओके, चुबुको सेज दैट लोमोस ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंक, बोला तुम्हारे दादाजी तो पियकर थे, ठीक है, तुम्हारी जो यंगर आंट थी नस्तासिया वो भाग गई थी एक आर्किटेक्ट के साथ। लोमो फेल दैट ही वॉज डाइंग सो ही कुड नॉट से एनीथिंग एट द टाइम। अब इतने में ना लोगों की हार्ट बीट बढ़ गई, सब सुन के उसको लगा मैं तो बस मर रहा हूँ, तो उसके पास से कुछ बोला ही नहीं। नताला also calls Lomo a rascal, Chubuko calls him a villain and scares cow, मतलब अनाप शनाप बोले जा रहे थे, ठीक है। ही कॉल्स हिम अ मॉन्स्टर हु हैज़ टू करेज टू प्रपोज, इस तरीके से चलता जा रहा था उनके बीच में, मतलब पूरी गर्मा गर्मी हो गई। एज सुन एज अब ऐसे लोमो जो है वहाँ से भाग चला गया, गर्श होकर निकल गया, ठीक है। इतने में चुबुको जो है वो नताला के कह रहा है कि अरे ये तो तुमको प्रपोज करने आया था। ये प्रपोज वर्ड सुन के नताला इंक्वायरी कर रही, मतलब तो चुबुको कह रहा है कि भाई लोमो तो तुमको यहाँ पे प्रपोज करने आया था शादी के लिए। ये सुनकर वो रोने लग गई, अरे रे बुला के आओ फिर से उसको। तो वो चुबुको गए वापस जाके बुला के आओ लोमो को, मुझे लोमो यहाँ पे चाहिए, मतलब चाहिए, ऐसे करके वो रोने लग गई, उसको बुला दिया वापस। अब लोमो फिर से एंटर हुआ घर के अंदर। नतालिया बेग्स टू बी एक्सक्यूज्ड, दे शिफ्ट देयर डॉग्स टू द डॉग्स, ठीक है। अब ना उनकी बातें अब वो बातें शुरू हो गई डॉग्स के ऊपर। वो तो गया, ओके, ऑक्सीजन मीडोज तो गया, अब बात आ रही है डॉग के ऊपर। नतालिया टेल्स हिम दैट द ऑक्सीजन मीडो आर हिज, तो मतलब कि ठीक है वो ऑक्सीजन मीडोज जो है वो तुम्हारे हैं, रख दो। अब पता ही है ना शादी करके उसके घर पे जा रही हूँ मैं, तो उसके बाद मेरे क्या फ़र्क पड़ता है, रख दी। अब वो बात करें डॉग्स की, ठीक है। लोमो नताला को कह रहा है कि उसका डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक हिज बेस्ट डॉग कास्टेड हिम 125 रबल्स। नताला सेज दैट कि तो बहुत महंगा है, रबल्स मतलब कि वहाँ की फ्रांस की पैसे, ठीक है, तो 125 में पड़ा उसको। अब ना कभी भी लड़को सुन लेना ध्यान से, अगर तुम कभी किसी लड़के को प्रपोज करें तो उसके पेट के बारे में कभी मत कुछ कहना भाई, उनका वो जिगरी होता है, ठीक है। तो अगर तुमको लड़की चाहिए तो उसके पेट को पहले प्यार करना पड़ेगा, तब जाके तुमको लड़की मिलेगी। तो सिमिलरली यहाँ पे हुआ। ओके, शी टेल्स हिम दैट हर फादर हैड गिवन जस्ट, तो उसका जो डॉग है स्क्वीज़र, ठीक है, उसके लिए तो सिर्फ 85 रुबल्स ही दिए गए। शी सेज दैट स्क्वीज़र इज़ फार बेटर देन हिज डॉग, तो लोमो मना कर रहा है, ना क्या। ही सेज दैट हिज लोवर जो इज शॉर्टर देन हिज, बोला कि नीचे वाला जबड़ा तो छोटा है उसका, ऊपर वाले जबड़े से। नताला को गुस्सा आ गया। ओके, एंड शी द स्क्वीज़र इज ऑफ द फाइनेस्ट पेडिग्री, वो कह रही है कि स्क्वीज़र जो है ना वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है ब्रीड। तो देखो क्या लगता है। अब यहाँ पर वो दोनों का झगड़ा हो गया डॉग को लेकर, ठीक है भाई, मेरी डॉग का ब्रीड हायर है, वो कह रही है कि मेरे डॉग का ब्रीड हायर है। चुबुको एंटर्स एंड इंक्वायर्स अबाउट द मैटर, अपने फिर चुबुको आया, बोला अब क्या हुआ, अब क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों। तो चुबुको ऑल्सो सेज दैट लोमोस डॉग, अब ना
एक तो ऐसा अजीब बाप है ना ये भी, अब फिर से वो भी फिर से झगड़े में एंट्री ले रहा है वो भी। अब कह रहा है कि हाँ हाँ लोमो तुम्हारा जो डॉग है वो कितना ओल्ड है, शॉर्ट है, वो भी उसको ऐसे नहीं ऐसे ही बोल रहा है। अब ये तो सुन के ना लोमो को चक्कर आ गया, वो सीधा मतलब ऐसे धड़ाम से गिर गया। अब गिर गया तो नतालिया ने पापा को बोला कि देखो तो क्या हुआ उसको। तो चुबू को थिंग्स उसको लगा कि ही हैज़ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में शायद तकलीफ हो रही है। तो नतालिया कह रही है कि नहीं नहीं मुझे लग रहा है कि लोमो गुजर गया, मर गया। ओके, तो इस तरीके से चुबू को चिल्ला रहा है पानी लाओ, कोई कोई डॉक्टर को बुलाओ, ऐसे करके वो चिल्ला रहे। ओके, सो चुबू को सीम्स हेल्पलेस, अरे अरे यार मतलब ऐसे नहीं माथा पीट रहे, क्या किया मैंने, क्यों बीच में आया, इनका झगड़ा मुझे कम करवाना था, ऐसे करके खुद को हेल्पलेस फील कर रहा है और खुद ही को ही वो एक्यूज़ किए जा रहा है। उससे बोला कि मेरे लिए चाकू लेके आओ, पिस्तौल लेके आओ, मैं खुद को मार डालूंगा, इस संसार में सबसे दुखी आदमी जो होगा वो मैं ही हूँ। अब ये सब सुन सुन के लोमो जो है वो फिर से होश में आ रहा है, इट स्टार्ट्स रिवाइविंग। लोमो सेज ही सी स्टार, वो अब ना लोमो कह रहा है मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, ऐसे करके मुझे तारे नजर आ रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, ऐसे बोल रहा है। चुबुको सेज दैट ही शुड हरी, उससे बोला कि जल्दी कर, उठ और शादी कर नताला से, जहाँ पे भी है पहले शादी कर ले। ही ऑल्सो टेल्स हिम दैट शी इज़ विलिंग, उससे बोला कि तुम्हारा नताला भी बहुत बेतब तुमसे शादी करने के लिए बेताब है। तो नताला बिकम्स एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन हियरिंग दिस, चुबुको फील्स हैप्पी एंड ऑफर शैम्पेन फॉर दिस ओकेजन, और इस तरीके से प्रपोजल खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चा, डन। तो कंप्लीट हो गया आपका मैराथन ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का। पोएट्री का मैं लेके आऊँगी जल्दी से, अभी आप इसको पूरी कहानियों को अच्छे से सुन लीजिए और सारा का सारा जो रिवीजन है वो कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, ठीक है, रीड करती हूँ। तो इसके अलावा कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कुछ और भी डिमांड है, व्हाट्सएवर है। एक दिन और है, ओके, मैं पूरा आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।